हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। तो आई थिंक किसी का कमेंट भी आया था कि अब न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आया है, तो थोड़ा टाइम लग गया था। हम पहले बजट प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि बजट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्री मेंस इंटरव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो, उससे रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं, कितने डेफिसिट के टारगेट्स हैं, इस बार क्या रहा है, ग्राफ कैसा रहा है पिछले 5 साल का ट्रेंड, मतलब जिसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, टोटल रिसीट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। उसके अलावा 1 रुपये में से कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका टॉप 5 क्या होगा, 1 रुपये कहाँ को जा रहा है, उसका टॉप 5 अरेंजमेंट कैसे होगा। इस साल के बजट के मेजर स्कीम्स जो अनाउंसमेंट हुए हैं, किन स्कीम्स में टॉपअप हुआ है, पुराने अनाउंसमेंट्स में अपग्रेडेशन हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन हो जाएगा, इंडिया एआई मिशन हो जाएगा, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड हो जाएगा, एसएमई ग्रोथ फंड हो जाएगा, फिर आपका एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हो जाएगा, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एंड फंड हो जाएंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की जो घोषणा करी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हो जाएगा, फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा ईस्टर्न रीजन के लिए, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई वाला हो जाएगा। ये जो वो है जिनके रेफरेंस दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो आपका क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स वाले जो लैब्स होते हैं, है ना, वो बनाए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाएंगे 3 नए, है ना। कितने सारे नए नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं। प्लस इन आपके इंडस्ट्रियल सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे, करेक्ट है। और वो इसके अलावा और क्या था, मैं तो बायो फार्मा शक्ति बता रही हूँ, है ना। उसके बाद इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वाली स्कीम हो जाएगी, सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन 2.0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में भी टॉपअप हो जाएगा, 40,000 करोड़ कर दिया उसका बजट, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो कैपिटल टूल्स या कैपिटल जो अपने गुड्स होते हैं उसको बढ़ाने के लिए कुछ कुछ हो जाएगा। आपका कोकोनट प्रमोशन स्कीम हो जाएगा, कार्गो प्रमोशन स्कीम हो जाएगा, है ना। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना हो जाएगा, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करना हो जाएगा, नेशनल वाटरवे 5 से लेकर 20 मोर नेशनल वाटरवेज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझो, है ना। ये बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं और कहीं भी कुछ भी टेका जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बजट का एनालिसिस क्या है, आप एनालिसिस तो तब कर पाओगे ना जब आपको बजट पूरी तरीके से पता हो। जैसे इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी स्कीम, जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे 191 स्कीम्स चल रही हैं। अब इससे बेटर एनालिसिस क्या हो सकता है कि आपको स्कीम्स के सारे नाम पता लग जाए, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट वन थी जो जनरली आपको नहीं पता होंगी, वो मैंने वहीं की वहीं पढ़ा दी। चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो, है ना, चाहे वो बायोटेक किसान हो, बायो ई3 वाली स्कीम हो, करेक्ट है। तो आपका नेशनल बायो फार्मा मिशन हो, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हो, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार अभियान हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कराई हैं वो सेशन में। मैं फिर से कह रही हूँ, वो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ट्रस्ट मी उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मिस हो सकती है आपकी बजट से रिलेटेड। जेंडर बजटिंग हो, आउटकम आउटपुट फ्रेमवर्क हो, बजट के साथ 12 डॉक्यूमेंट्स कौन से रखे जाते हैं, एफआरबीएम के अंदर कौन से मैंडेटेड हैं, उनमें क्या बताया जाता है, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर्ड है ना। तो ये 3 मिनट छोटा सा टाइम इसके लिए लिया था, एक बार वो ज़रूर देख लेना। एक बार में नहीं देख पाओ तो टुकड़ों में देख लेना, लेकिन देख ज़रूर लेना। मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट मेरी साइड से, क्योंकि मैं इतना साल हो गया एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते। तो ये बोल रही हूँ, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे एसआई हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवारी हो, ठीक है ना, आपका स्टेट वाला हो, यूपीएससी वाले हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, हर जगह बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो अब अपन आज के न्यूज़पेपर के साथ शुरू करते हैं। देखो, आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, एक तो वो 10th का है, जो मतलब बेसिकली कल का ही न्यूज़पेपर, कल का नहीं, आज का ही न्यूज़पेपर एनालिसिस है ना। प्लस आप देखोगे इसमें मैंने 1 फरवरी 3 फरवरी के आर्टिकल्स जो थे वो भी इसमें उठा के थोड़े बहुत कवर कर दिए हैं। तो ऐसे करके जो पुराने आपके छूटे हैं वो इसी के साथ कवर हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर भी पढ़ती हूँ, तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकती इसमें पीपीटी बना के, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं इन दी एंड क्या करूँगी, जो वहाँ से मुझे लगता है कि ये 5-6 आर्टिकल्स जिनका मेंशन कहीं भी इंडियन एक्सप्रेस में नहीं हुआ है, वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया करूँगी, आपको बता दूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर अगले दिन देख लिया करेंगे, अगर इंडियन एक्सप्रेस कवर करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उनको पूरी तरीके से बता दूंगी। तो ऐसा चलेगा। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस हो सकता है आपको लगे कि 1 घंटे का जा रहा है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस होगा, दैट्स माई प्रॉमिस, क्योंकि मेहनत बहुत जा रही है, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, वो ये वाला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। बेसिकली हांगकांग में, जैसे अपने यहाँ पे ऐसे समझो कि राजस्थान पत्रिका, या फिर अपन बोलो हिंदू चलाने वाले जिनके न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, जो मीडिया बैरन्स होते हैं, अगर इनके ऊपर आप देखोगे कि इल्ज़ाम लग जाए या फिर इनको जेल हो जाए तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाएगी ना। तो वही हुआ है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली चाइना है, ठीक है। और चाइना के इधर साइड आप बनाते हो ताइवान, ठीक है। लेकिन चाइना में यहाँ पे दो
आप बोलोगे उसकी स्टेट्स मान लो, 2 रीजन्स है, एक का नाम है हांगकांग और दूसरे का नाम है मकाओ, और यहाँ से आती है आपकी पर्ल रिवर, ठीक है। तो ये हांगकांग है, मकाऊ है, और आपको पता है ये है आपका ताइवान, ठीक है। तो चाइना जो है वो वन चाइना प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन ये हांगकांग और मकाऊ जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना के पास हमेशा से नहीं थे। एक्चुअली मकाऊ तो पोर्टुगीज़ के पास था कुछ 200-300 सालों से, क्योंकि कोस्टल टाउन है, तो वो जब उस समय ट्रेडिंग होती थी तो उस समय से ये पोर्टुगीज़ के पास है। और ये जो हांगकांग था वो कुछ 150 सालों से ब्रिटिशर्स के पास था। एक्चुअली जब ओपियम वॉर्स हुए थे ना, अफीम वाले जो युद्ध हुए थे, ओपियम वॉर्स जो हुए थे, तो जो 2 ओपियम वॉर्स हुए थे, है ना, आपके 1830s के आसपास और ऐसे, तो तब आपको पता होना चाहिए कि ओपियम वॉर्स क्या थे। उसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से ओपियम ले जाके चाइना में ओपियम बेचते थे, और वहाँ से वो लोग बेसिकली जो टी खरीद रहे थे, जो चाय पत्ती खरीद रहे थे, जो ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद थी, उसका पेमेंट वो लोग ओपियम में करते थे। इस ओपियम की वजह से वहाँ की जो इकनॉमी थी पूरी खराब हो गई थी, इसलिए वहाँ के राजा ने फाइनली इनको भगाने का निर्णय लिया था कि ये लोग हमारे जो यूथ है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओपीएम के नशे में, ठीक है। जिस वजह से है ना, यूथ जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करने को तैयार भी हो गए थे, ठीक है। तो वो एक कंडीशन थी, पर ये जो ओपीएम वॉर्स है उसके बाद ही आप देखोगे चाइना में एंट्री मिल पाई थी ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने फिर आके आप देखोगे हांगकांग वाले रीजन से उनका पूरा ट्रेडिंग शुरू किया था। तो ये हांगकांग जो था वो, जैसे चाइना जो है वो तो आपको पता है कि 1957 में वहाँ पे पूरा वो सिविल वॉर वगैरह होता है ना। उसके बाद आपको पता है कि 2 पार्टीज थी, एक तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक केएमटी थी, है ना। और के जो केएमटी थी फिर वो आगे जाके ताइवान में सेटल हो गए थे, और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने बेसिकली जो अपने माओ जेडोंग है उसके उनके रहते हुए मेनलैंड चाइना को पूरा अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। तो ये तो पूरी 1950s और 1960s वाली कहानी है। अब इसमें हांगकांग कहाँ से फिट होता है, देखो जब ये चाइना इतने सारे सिविल वॉर भी हुआ, जब ये पूरा सेटलमेंट भी हुआ चाइना का, चाइना ताइवान अलग भी हो गए, तब भी ये जो अपना मकाऊ है ये बेसिकली पोर्टुगीज़ के पास था, और जो अपना हांगकांग है वो ब्रिटिश के पास था। ब्रिटिशर्स ने तो कभी भी हांगकांग को देना चाहा ही नहीं वापस। पोर्टुगीज़ जो थे, जब आप देखोगे चाइना पूरा बन गया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था चाइना को कि आप मकाओ ले लो, लेकिन तब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी और जो उनके राजा थे बेसिकली, उन्होंने मना कर, राजा तो नहीं, उनके जो रूलर थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि उनको कंडीशन सही नहीं लग रही थी और उनको लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। फिर आप देखोगे आता है टाइम 1997, है ना, जहाँ पे चाइना ने बेसिकली ओपन धमकी दी थी मकाओ को भी। मकाओ से तो उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया था पोर्टुगीज़ से कि आप हमें दे दो, और पोर्टुगीज़ ने तो ये बोल भी दिया था कि ये चाइनीज़ टेरिटरी है, बट ये पोर्टुगीज़ के पोजेशन में है, ठीक है। और तो इनको मकाओ से तो कोई दिक्कत नहीं थी, इनको प्रॉब्लम जो थी वो थी हांगकांग से। तो हांगकांग के लिए इन्होंने ओपनली ब्रिटिशर्स को कहा था या तो आप हमें दे दो, नहीं तो हम युद्ध करके कैसे भी अपनी टेरिटरी को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे ब्रिटिशर्स और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट होता है 1997 में, ठीक है, और उसको अपन हांगकांग का अग्रीमेंट बोलते हैं। उस अग्रीमेंट के हिसाब से ये जो हांगकांग चाइना जो होगा बेसिकली हांगकांग को एक अलग से रीजन समझेगा, इसको थोड़ा सा सेमी ऑटोनॉमस जो होता है ना, थोड़ी सी इसको इंडिपेंडेंस देगा कि खुद को खुद गवर्न कर सके, इसको एक स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड रीजन की तरह ट्रीट करेगा आने वाले 50 सालों तक। क्यों? क्योंकि जो चाइना था उसमें तो कम्युनिस्ट सिस्टम चलता था, है ना, सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ था, लेकिन ये जो हांगकांग था ये ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड था, तो यहाँ डेमोक्रेसी चलती थी, ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस था, ऑटोनॉमी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, एक्सप्रेशन था, तो वो सारी चीज़ें मेनलैंड चाइना में अवेलेबल नहीं थी। इस चक्कर में आप देखोगे इन्होंने प्रॉमिस किया था हांगकांग में ब्रिटिशर्स को कि आने वाले 50 सालों तक, मतलब 2047 तक हम इस रीजन को थोड़ा सा सेमी ऑटोनॉमस स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड रीजन्स की तरह कंसिडर करेंगे, बट फिर भी ये चाइनीज टेरिटरी या मेनलैंड चाइना का ही पार्ट, मतलब ये चाइनीज टेरिटरी के अंदर ही कहलाएगा, ये अलग से कोई देश नहीं है। हाउएवर याद रखना कि जैसे चाइना में कम्युनिज्म चलता है, हांगकांग में डेमोक्रेसी है, चाइना और हांगकांग अपने अपने पासपोर्ट इशू कर सकते हैं, ठीक है। हांगकांग से आपको चाइना जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, आपको बेसिकली वहाँ का एक सिटीजनशिप कार्ड होता है और उनको एक डॉक्यूमेंट भरना होता है चाइनीज टेरिटरी विजिट करने के लिए। लेकिन आप जैसे बाहर जाते हो ना, तो हांगकांग के रेजिडेंट्स का खुद का अपना पासपोर्ट है, ठीक है, उनका कलर भी अलग होता है। हाउएवर उनके पासपोर्ट पे जो शुरू में होता है ना, जहाँ पे देश का कंट्री का सिंबल बना होता है, जैसे अपने यहाँ पे नेशनल एम्बलम बना होता है, अशोक चक्र बना होता है, सॉरी अपना जो नेशनल एम्बलम होता है वो बना होता है अपने पासपोर्ट से, वैसे वहाँ पे देखोगे आप हांगकांग या मकाओ के पासपोर्ट जो है वो अलग है, कलर अलग है, सब कुछ है, लेकिन उस पर जो ऊपर फ्रंट कवर होता है ना, उस पर चाइनीज टेरिटरी का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। तो चाइना बेसिकली इनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेड रीजन या सेमी ऑटोनॉमस रीजन की तरह ट्रीट करता है। वो बोलता है वन कंट्री बट टू सिस्टम्स। टू सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, अलग सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसी में मकाओ भी है और उसी में हांगकांग भी अलग से है, ठीक है। ताइवान के साथ भी वो यही बोलते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम के सिस्टम में आप ऑपरेट कर लो, ठीक है। तिब्बत के साथ भी वो यही बोलते थे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे पार्ट हो, हमारे अंडर रहोगे, पर आप
तो और अंदर सिस्टम अलग चला सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप देखोगे ये अग्रीमेंट होता है 2047 तक। फिर 1999 में फाइनली आप देखोगे पोर्टुगीज़ और चाइनीज़ के बीच में अग्रीमेंट होता है, और मकाओ जो है वो पोर्टुगीज़ से फुली जाके चाइना में इंटीग्रेट हो जाता है। और उसमें भी ये होता है कि आने वाले 50 साल तक अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम जो होगा उसको चलने दोगे। अब ये आप बोलोगे कि इस बीच में ये जो न्यूज़ है आप इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हो। देखो ये जो बंदा आप देख रहे हो ना, ये है जिमी लाई। जिमी लाई है बेसिकली वहाँ का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है एप्पल डेली और एक फिएस्टा करके, उसके मालिक है। मीडिया बैरन है, 78 ईयर ओल्ड आदमी है, ये लग नहीं रहे वैसे, है ना। तो अपने यहाँ जैसे मान लो कि हिंदू अखबार हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उतने लेवल का फेमस न्यूज़पेपर है। अब इनको क्या हुआ है, 20 साल की सज़ा सुनाई है चाइनीज़ बेसिकली कोर्ट ने, ये कह के कि इन्होंने फॉरेन फोर्सेस के साथ कल्यूट करने की कोशिश करी है अपनी कंट्री में। ये होता है ना, अनारकी हो जाएगा, सेक्सेशन वगैरह हो जाएगा, वो करने की कोशिश करी है। चाइना के खिलाफ आप देखोगे भड़काऊ मैसेज वगैरह दिए हैं, है ना। उसके खिलाफ जो है लोगों को मतलब होता है ना, उकसाने की कोशिश करी है, कोल्यूशन किया है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ इस केसेस पे। तो आप बोलोगे ये कौन से चार्ज बनते हैं, सेडिशन वगैरह के? नहीं। तो होता क्या है, 2020 में कोरोना के टाइम पे चाइना जो था, आपको पता ही है, क्योंकि इंडिया चाइना सब जगह टेंशन भी हाइटन हो गई थी। तो इस समय पे आप देखोगे चाइना एक नया रूल लेके आता है जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ वो बेसिकली स्पेसिफिकली अपनी बाउंड्रीज के लिए नहीं, लेकिन ये मकाओ ये है ना, मकाओ हो जाएगा, ताइवान वगैरह हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा, ऐसी टेरिटरीज जो है उसकी वन कंट्री टू सिस्टम्स के अंडर जो आती है, उन टेरिटरीज के लिए बनाता है, जिसके हिसाब से बेसिकली अब बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होंगी, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आप सेसेशन करते हो, टेररिज्म करते हो, अगर आप है ना फॉरेन फोर्सेस के साथ कल्यूट करते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर इसी में क्या होता है, 2023 में इसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और इसमें दो चीज़ें और ऐड करी जाती है कि आप सेडिशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है कि आपने ट्रीजन कर लिया, ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ एडिशंस क्या हुआ है। तो इसमें आपने ट्रीजन कर लिया, ऑर्डिनेंस जो आया था उसमें आपने ट्रीजन कर लिया, इंसरेक्शन कर लिया, आपने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी है ना, तो उसके लिए आपने पेनल्टीज़ बढ़ा दी थी। तो ये भी ऑर्डिनेंस पास हुआ था 2023-24 में। अब हो क्या रहा है, पहले क्या होता था कि हांगकांग में मेनलैंड चाइना के ऐसे कोई रूल एप्लीकेबल नहीं थे। अब इन्होंने एक तो 2020 में एक्ट पास किया था जिसके थ्रू आप देखोगे उन्होंने वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल करवाया। और दूसरी चीज़ उन्होंने इस लॉ में ये भी कहा कि अगर कोई हार्शर पनिशमेंट वगैरह होगी तो ऑब्वियसली हांगकांग में देना तो मुश्किल हो जाएगा, तो चाइनीज़ कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है और उनको चाइना भी लाके पनिश किया जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके। तो ये यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि ये कहाँ से आया है। इनको हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलती थी, 50 साल तक उन्होंने बोला था। और हाँ, इसके अब ये मतलब ये तो पूरा हिस्ट्री है। तो अब ये जिमी लाई से कैसे रिलेटेड है, तो जिमी लाई जो थे बेसिकली वो एक्टिवली प्रो डेमोक्रेसी के लिए एक मुहिम चलाते थे, प्रोटेस्ट भी करे उन्होंने। इनफैक्ट ये 1988 में, जिसको अपन टियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट बोलते हैं, जो कि स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट थे। टियानमेन स्क्वायर एक चाइना में जगह है बीजिंग के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, और वो जो करप्शन हो रहा था, कम्युनिज्म था, उसके खिलाफ उन्होंने पूरा एक मुहिम चलाया था, और बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट चला था। और स्टूडेंट्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। और इसमें भी आप देखोगे जिमी लाई ने पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़ के। इनफैक्ट यहीं इसी के बाद आप देखोगे उन्होंने पहले वो एक क्या थे, एक मिनट, तो पहले वो क्या थे बेसिकली एक ग्लव फैक्ट्री में वो लोग एक नॉर्मल लेबरर थे। फिर उन्होंने खुद का क्लोथिंग एम्पायर बनाया, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर बने वो। जियाडियोनो नाम से आप देखोगे उनके स्टोर्स चलते हैं। 30 से ज़्यादा मतलब 300 से ज़्यादा स्टोर्स है 30 कंट्रीज़ में। उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट हुए थे 1988 के, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें प्रोटेस्टर्स जो थे वो डेमोक्रेसी की मतलब डेमोक्रेसी चाहते थे, और जिसको गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह शट डाउन किया था। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब वो मीडिया में घुसेंगे और लोगों की बात पहुंचाएंगे और प्रो डेमोक्रेसी के लिए एक मुहिम चलाएंगे। वहाँ से आप देखोगे एप्पल डेली की शुरुआत होती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा न्यूज़पेपर रहा है ये। फिर 2021 में तो एप्पल डेली को बंद ही कर दिया, उसको पूरी तरीके से बैन भी कर दिया था 2020 में, जब ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया था, ठीक है। 21 में आप देखोगे पूरी तरीके से वो बैन ही कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया था, इसमें यही था कि आपके जो बहुत सारे लोग थे जो डिसेंट कर रहे थे, जो प्रो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे थे, उनकी आवाज़ों को पूरी तरह बंद कर दिया गया, दबा दिया गया, ठीक है। और ये जो चाइनीज़ कंट्रोल रीजन है, वहाँ पे अब आप देखोगे चाइना की सिक्योरिटी लॉ चलेगा। ओके। तो ये मैंने बता दिया है। और पहले क्या होता था कि जो टियानमेन स्क्वायर में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, उसके लिए वो मास कमेमोरेशन होता है ना, आप याद करते हो, कैंडल वगैरह जलाते हो, तो ऐसे मार्च विजिल्स होते थे। चाइना में तो कंप्लीटली बैन थे, हांगकांग में होते थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी लॉ के आने के बाद से अब आप देखोगे वहाँ पे भी मास विजिल्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो लीडर्स थे जो मास विजिल्स ऑर्गेनाइज करते थे, वो तब से जेल में है, ठीक है। तो ये आप देखोगे एक इशू हुआ है। तो ये पूरा इशू इसीलिए है तो कि जिमी लाई जी जो है ना, जो एप्पल डेली के मालिक है, लोकल न्यूज़पेपर हो जाएगा, उनको 20 साल की सज़ा सुनाई है। क्यों? क्योंकि वो आप देखोगे बीजिंग में जो
एक होता है ना फॉरेन फोर्सेस के साथ कल्यूड करके वो वहाँ पे सेडिशियस मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो है ना लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है मैं तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ। बहुत सारे लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूके, यूएस, कनाडा सबने बोला है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हार्शेस्ट पेनल्टी है ग्रेव नेचर की, ठीक है। और मतलब इस पे जो इन्होंने चार्जेस लगाए गए वो ये है कि आप यूएस के साथ मिलके वहाँ पे ना ब्लॉकेड्स हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा, है ना। यूएस को बोल रहे थे कि हाँ चाइना पे सैंक्शंस लगाओ, वो डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें इनके साथ साथ इन्हीं के साथ जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इन्वॉल्व थे, पैरालीगल्स थे, है ना, आपके जो स्टाफ था इनका, सीनियर एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको आप देखोगे जेल हुई है। लेकिन जैसा अपना सुप्रीम कोर्ट ने किया था ना कि जो जेल में जा रहे हैं लोग वो अलग अलग प्रवृत्ति वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक तो होता है मास्टरमाइंड और एक होता है बेसिकली जो सिर्फ नीचे एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पे जो वो शर्जील हो जाएगा और जो खालिद उमर खालिद हो जाएगा, इनकी उन्होंने बेल रिजेक्ट करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने यही तो कहा था कि नीचे वालों को तो दे दिया था क्योंकि वो तो सिर्फ एग्जीक्यूटर्स थे, लेकिन ऊपर वाले मास्टरमाइंड थे। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी करी है, अपने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बट ये देखो चाइना में ने भी किया है। तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि मास्टरमाइंड को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा और नीचे जो सिर्फ लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये आप देखोगे जिमी लाइजी की स्टोरी है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। और इनफैक्ट जब एप्पल डेली बंद हुआ था तो उसकी जो लास्ट कॉपी थी 10 लाख बिकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज द लास्ट एडिशन, लोगों ने अभी तक संभाल के रखी है वो, ठीक है। तो ऐसा होता है लोगों का प्यार। और ये है पूरा हांगकांग चाइना वाला इशू और नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्या है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर अपन चलते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ जो है नगार्नो काराबाख रीजन से रिलेटेड। और यहाँ पे ये न्यूज़ फिर से क्यों आई है, क्योंकि जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे अपने वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, वो भी आर्मेनिया गए हैं। और वो जो डील हुई है सीज फायर वगैरह की, उसको प्रॉपरली आप देखोगे एक पीस अग्रीमेंट में बना के लौटना है। हुआ क्या है आप ऐसे समझो, जैसे ये आपका कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी के आसपास एक कंट्री आती है जिसका नाम है अजरबैजान, करेक्ट है ना। और ये ऊपर रशिया है ना, और नीचे ईरान है, ओके। तो ये अजरबैजान है। अब अजरबैजान के आसपास दो कंट्री और आती है, ये वाली हो गई आर्मेनिया, ठीक है, और ये वाली होती है जॉर्जिया। अजरबैजान की कैपिटल क्या है यहाँ पे जो आती है वो बाकू है, ठीक है, जहाँ पे बाकू में प्लान भी हुआ था, जो आपकी क्लाइमेट चेंज वाली समिट भी हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और जॉर्जिया की कैपिटल है टिब्लिसी और आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, ठीक है। याद रखनी है सब, अजरबैजान की बाकू है, जॉर्जिया की टिब्लिसी है और आर्मेनिया की येरेवान है। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, याद रखना आज आर्मेनिया जो है ना वो एक क्रिश्चियन नेशन है, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट नेशन जिसने 300 एडी के आसपास ही खुद की स्टेट रिलीजन बना लिया था, क्रिश्चियन नेशन को। और उन्होंने बोला था उनके जो सिटीजन है वहाँ पे एक अपोस्टल चर्च होता है, वो ही बेसिकली उन सबकी जो पॉलिसीज वगैरह होता है उसको गाइड करेगा, ठीक है। तो अजरबैजान में आप 97% जो लोग देखोगे वो क्रिश्चियंस ही हैं और वो स्टेट रिलीजन है वहाँ का, सॉरी आर्मेनिया में, वेरी वेरी सॉरी, है ना। और अजरबैजान जो है वो वैसे तो एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन 97% लोग या 96% लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। उसमें से भी मेजॉरिटी जो है 65% हो जाएंगे वो आपके शिया मुस्लिम्स हैं, रेस्ट आपके सुन्नी है। तो अजरबैजान क्या है, एक शिया डोमिनेटेड मुस्लिम नेशन है, ठीक है। पहले तो ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट समझो इन दोनों नेशंस का। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, जैसे आर्मेनिया में, जैसे आर्मेनिया है अजरबैजान है, अजरबैजान के अंदर एक टेरिटरी आती है, एक ऐसा हिस्सा मान लो जिसका नाम होता है नगार्नो काराबाक रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं नगार्नो काराबाक, ओके। और आर्मेनिया के अंदर एक टेरिटरी है जिसका नाम है नागचेवन। सुन लो, नाम सुन लो, ये तो है नागचेवन, ठीक है। स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हाँ नागचेवन, ठीक है। और एक है नगार्नो काराबाख, ठीक है। तो आर्मेनिया के अंदर जो है छोटी कंट्री के अंदर छोटा नागचेवन और बड़ी कंट्री के अंदर, बड़े नाम वाली कंट्री के अंदर बड़ा वाला रीजन नगार्नो काराबाख। अब ये पूरा इशू कहाँ से शुरू होता है, ये इशू शुरू होता है नगार्नो काराबाख से। होता क्या है कि नगार्नो काराबाख है किसके अंदर, अजरबैजान के अंदर, करेक्ट है। तो कंट्रोल किसका होना चाहिए था, अजरबैजान का। लेकिन नगार्नो काराबाख में जो मेजोरिटी लोग रहते हैं वो बेसिकली आर्मेनियंस है, वो अपने आप को आर्मेनियन आइडेंटिटी से, एथनिसिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत लंबे समय तक आप देखोगे अजरबैजान और आर्मेनिया में इस रीजन को लेकर लड़ाई चल रही थी कि कौन इस रीजन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऑल्दो ये अजरबैजान के अंदर है तो अजरबैजान बोलता है ये हमारे अंदर ही आना चाहिए, हम ही इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन आर्मेनिया ने इसके साथ, हम देख रहे हैं, झगड़े वगड़े कर लिए। इनफैक्ट आप देखोगे पहले तो ये दोनों यूएसएसआर के अंदर आते थे तो झगड़े तब भी थे, लेकिन यूएसएसआर ने नगार्नो काराबाख रीजन की एक ऑटोनॉमस रीजन मानते हुए यहाँ पे एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रखी थी। ना तो वो इसके अधीन थी ना वो इसके अधीन थी। पर आपको पता है 1991 1992 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया, वो खत्म हो गया है ना, सोवियत रिपब्लिक, और ये दो अलग कंट्रीज बन गई, तब से आप देखोगे झगड़ा चालू है। तो ये क्या हो रहा था, क्योंकि आप देखो कि इसमें आर्मेनियंस रहते थे तो आर्मेनिया इसको कंट्रोल करके था, ऑल्दो ये अजरबैजान की टेरिटरी में था। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 2023 2019-20 के आसपास, है ना,
मतलब इनमें झगड़े वगड़े होते हैं और तब रशिया भी हस्तक्षेप करता है ना। उसके बाद आप देखोगे अजरबैजान ने पूरी फोर्स के साथ आर्मेनिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया, कोशिश करी। फिर रशिया ने पीस करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो पीस ज़्यादा दिन तक चला नहीं। और 2023 में अजरबैजान ने फुल फोर्स के साथ फाइनली इस जो नगार्नो कारबाख की टेरिटरी है उसको अपने अंदर ले लिया। और इस वजह से क्या होता है कि आर्मेनिया ने आईसीजे जो अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वहाँ पे जाके अजरबैजान के खिलाफ एक केस लगाया कि इन लोगों ने एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश करी है, जिस वजह से 1 लाख जो आर्मेनियंस है उनका मास एक्सोडस हो रहा है कि वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, इनकी टेरिटरी को जबरदस्ती कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ये मामला समझ में आया। 2023 में अजरबैजान ने फुल फोर्स के साथ इस रीजन को लेने की कोशिश करी जो उनकी टेरिटरी में था लेकिन आर्मेनिया के कंट्रोल में था। तो अब फाइनली इस पर किसका कंट्रोल है? अजरबैजान का। ठीक है, तो ये इशू 2023 में होता है। ठीक है, और अब प्रॉब्लम क्या आती है? नाकचेवन वाली। अब नाकचेवन जैसे आर्मेनिया के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी लोग कौन से रहते हैं? अजरबैजान वाले। ठीक है, तो ये अपने आप को एथनिसिटी जो है अजरबैजान की समझते हैं। तो ये एक है ना कनेक्टिविटी चाह रहे थे अजरबैजान से, लेकिन क्योंकि अब अजरबैजान ने इनके साथ ये कर लिया नगार्नो कारबाख के साथ, तो आर्मेनिया डेफिनेटली नाकचेवन तो देगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले एक रूट बना हुआ था अजरबैजान को जो नाकचेवन से कनेक्टिविटी देता था, आर्मेनिया ने वो कंप्लीटली शट कर दिया था। तो फिर इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आईसीजे में ऑलरेडी केसेस कर रखे थे। ठीक है, आईसीजे में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर, जब बहुत सारी जब 2 पार्टीज आप देखोगे मल्टीपल केसेस कर देती हैं, तो वो सोल्यूशन तो आया नहीं। पर हमारे ट्रम्प साहब जब लास्ट ईयर प्रेसिडेंट अज्यूम करते हैं यूएस का, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ये इशू को वंस एंड ऑल फॉर सुलझा दूंगा। वो गए, उन्होंने वहाँ पे पीस अग्रीमेंट कराया। उस पीस अग्रीमेंट में ये था कि नगार्नो कारबाख रीजन जो अब जा चुका है अजरबैजान के पास, वहाँ पे कोई एथनिक क्लींजिंग नहीं होगी, मास एक्सोडस नहीं होगा। वो बेसिकली अजरबैजान ढंग से संभालेगा। और यहाँ पे जो सेमी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट थी, जो जो मतलब होता है ना पूरी तरह से हट चुकी थी, उसमें एक तरीके से थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस यहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, अजरबैजान को नाकचेवन से कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसको बोलते हैं एक इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट बनाया जाएगा, जिसको वो लोग बोल रहे हैं ट्रम्प रूट फॉर पीस एंड एक ट्रम्प रूट है पीस और कहाँ गया, ये रहा ट्रम्प रूट हो जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी का, जिसको ट्रिप का नाम दिया है। तो वो ट्रिप करके एक रूट बनाया जाएगा जो नाकचेवन को अजरबैजान से कनेक्ट करेगा। और इसी को आगे आप देखोगे प्रॉपर सीज फायर और पीस अग्रीमेंट बनाया जाएगा, ताकि ये 2 देशों में शांति बनी रहे, ये आपस में फिर से कोई वायलेंस नहीं करें। तो ये था पूरा अजरबैजान और आर्मेनिया वाला इशू जो आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने साइड में डाले ना, इनको डालने में बहुत मेहनत लग जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो आर्मेनिया अजरबैजान का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो समझ में आ गया कि ये पहले तो ये एथनिसिटी का इशू हो जाएगा, रिलीजन का इशू हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे ये इशू कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले पुराना वाला इशू है। 2023 में फिर से क्यों आया है? फिर वॉशिंगटन का जो अग्रीमेंट हुआ है, ट्रम्प का जो अग्रीमेंट हुआ है, उसमें वो क्या करना चाहते हैं। और हाँ, ये जो अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, यहाँ पे माउंटेन्स आती हैं। ठीक है, जो फोल्ड माउंटेन्स ये जिसको अपन कॉकसस माउंटेन्स बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स तो नहीं है, पर इनको कॉकसस माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये कॉकेशियन रीजन इस वजह से कहलाता है। और यहाँ पे हॉस्टिलिटी हो जाएगा। ट्रिप क्या है वो बता दिया। ठीक है, यूएस का कॉपरेशन क्या चाहता है, और ये मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा रिलीजियस वाइज भी बता दिया। तो ये पूरा न्यूज़ था आर्मेनिया, अजरबैजान और नगर्नो कारबाख वाला जो रीजन है उसका। ठीक है, फिर आप देखोगे एक न्यूज़ आती है नेपाल से, कि नेपाल में जो है जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें जो केपी शर्मा ओली जी का रोल था और बाकी लीडर्स का जो रोल था उसको सप्रेस करने में, उसमें कुछ आप देखोगे 50 से 70 जो स्टूडेंट्स थे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो उसको अभी प्रूव किया जा रहा है कि क्या इन्होंने सही किया। उसकी जो कमेटी थी कि इसमें क्या सरकार ने एक्शन लिए वो सही है या नहीं, उस कमेटी की डेडलाइन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर से आप देखोगे जो नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था वो फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो इसलिए आप देखोगे आपको जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जेनजी प्रोटेस्ट है क्या? पहले तो बात समझो ये जेनजी क्या होते हैं, है ना, ये इतना न्यूज़ में आता है। देखो, जो लोग 1990 बेसिकली आप ऐसे ही मान के चलो, एक ऑथर आए, उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने बोला कि हम हर 15-15 16-16 साल में देखते हैं कि जनरेशन जो हो जाती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो नई जनरेशन आती है वो पुरानी वाली जनरेशन से या तो ज़्यादा स्मार्ट होती है। मतलब जैसे जो 1997 में पैदा हुआ उनको थोड़ा बहुत डिजिटल चलाना आता था, लेकिन अब ये जो अल्फा बीटा वाली जनरेशन आ रही है ये तो बचपन से आप देखोगे मोबाइल ऐसे चलाते जैसे सीख के ही आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप देखोगे जनरेशन में जेनेटिक कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो बेसिकली उस जनरेशन में सारे बच्चों में जनरली आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इन्होंने जनरेशन को बांट दिया। तो 1997 को ऐसा कट ऑफ डेट याद रखना। यहाँ से बेसिकली जो है ना आपका जनरेशन वाई शुरू होता है। ठीक है, तो 1997 से 2012 तक जो अगर आप देखोगे, हाँ सॉरी, जनरेशन 1997 से 2012, 2012 से लगभग 2025 के एंड तक। ठीक है, तो यहाँ से आपका जनरेशन बीटा शुरू हो जाएगा 2026 से, है ना।
2012 से 25 तक आपका जनरेशन अल्फा था, और 1997 से जो 2012 वाली है वो जनरेशन आपकी जेड हो जाएगी, ये हो जाती है आपकी जेन जी। ठीक है, हम कौन सी जनरेशन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे 1982 से लेकर 1997 वाली जो जनरेशन है, जो इसके बीच में पैदा हुए हैं, वो है जनरेशन वाई। ठीक है, इसके पहले वाले जो जाएंगे वो हो जाएंगे जनरेशन एक्स। इसमें भी 15 साल घटा दो, 1972 और 1969 से या 67 से शुरू होती है, वो वाली जनरेशन जो जाएगी जनरेशन एक्स हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप इस कट ऑफ डेट से इस कट ऑफ डेट के बीच में पैदा हुए हो, ठीक है, कट ऑफ ईयर से, तो आप उस पर्टिकुलर जनरेशन में आते हो। तो जेनजी वो है जो 1997 से पैदा होकर 2012 तक के बीच वाले हैं। 2012 से 25 वाले अल्फा हो जाएंगे, जनरेशन अल्फा। 26 के बाद वाले हो जाएंगे जनरेशन बीटा। और 1997 से 82 के बीच में जो पैदा हुए थे, मतलब 82 से 97 के बीच में, वो जनरेशन वाई है, जैसे हम जैसे लोग। और 67 से 82 के बीच में जो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ऐसे चलती है जनरेशन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जेंसी प्रोटेस्ट है क्या? जेंसी प्रोटेस्ट मतलब ये वाली, तो जो पहले बात तो नेपाल में जो लोग थे, जो बेसिकली इससे इसके बीच में पैदा हुए होंगे, जो यूथफुल जनरेशन होती है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट करे थे। क्योंकि वो आज मैक्स टू मैक्स कितने साल के होंगे 1997 से, तो भी आप देखोगे 28 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज होगी। तो मोस्टली जो यूथ होते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था नेपाल में। क्यों प्रोटेस्ट किया था? ये पूरा इशू जो शुरू होता है वो 2-3 चीज़ों से शुरू होता है। उसका मेजर इशू था सोशल मीडिया। होता क्या है कि जैसे ट्विटर, मेटा है ना, आपका टिकटॉक हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा, ये सारी कंपनीज जो हैं, इन्होंने वहाँ के जो नेपाल के लोकल रेगुलेटर होते हैं उसके साथ आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। और इस वजह से आप देखोगे जो नेपाल गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको मल्टीपल चांसेस दिए थे कि आप प्लीज़ रजिस्टर करो, नहीं तो हम आपकी कंपनीज को यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर देंगे, आप ऑपरेट नहीं कर सकते विदाउट हमारे लोकल रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करे बिना। इन कंपनीज ने रजिस्टर किया नहीं, वो डेडलाइन एक्सटेंड भी हुई लेकिन फिर भी नहीं किया। तो सरकार ने उठा के आई थिंक कुछ 26 सोशल मीडिया कंपनीज थी, उनको कंप्लीटली बैन कर दिया। अब कंप्लीटली बैन कर दिया तो क्या हो गया? ये तो भाई सही है ना कि आप अपने हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं करोगे तो ये दिक्कत ही है, करेक्ट है ना? तो अब इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम ये थी कि जस्ट जब इन्होंने बैन किया उसके पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था जिसको बोलते हैं हैशटैग नेपो किड्स या हैशटैग नेपो बेबी। नेपो बेबी क्या होता है? बेसिकली नेपोटिज्म शब्द सुना होगा आपने। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फेवर कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, आइडियोलॉजी को फेवर कर रहे हो, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म में ये भी होता है कि भाई आप जैसे आप हो, आप कोई बहुत ही हाई पॉलिटिकल पोस्ट पे हो, अब जैसे आप अंबानी वगैरह टाइप के इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो, तो आपके जो बच्चे होते हैं ना जनरली, है ना, उनको आपने नेपोटिज्म शब्द वहाँ पे भी सुना होगा अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो जैसे जो फिल्म स्टार्स वगैरह आते हैं, जो पुराने ज़माने में फिल्म स्टार्स बन गए, आज उनके जो बच्चे हैं उनको ईजिली फिल्म मिल जाती हैं, तो इनको नेपो किड्स बोलते हैं कि भाई आपको मेहनत करनी नहीं पड़ी, आपको बेसिकली पका पकाया माल मिल गया। तो वैसे ही आप देखोगे नेपाल में भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बिजनेसमैन क्लास थी, उनके जो बच्चे हैं जो एलिट सोसाइटी से आते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो नेपो बेबीज है, नेपो किड्स कहते थे। वो क्या है, पूरा देश आप देखोगे गरीबी में है, पॉवर्टी में है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सरकार में करप्शन है, सब कुछ चल रहा है, उसके उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही। और वहीं उनके जो नेपो किड्स है वो अपनी हाई लग्जूरियस लाइफस्टाइल की फोटोज डाल रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। तो इसको लेके आप देखोगे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेतना था कि नेपाल की हालत इतनी खराब है, और वहाँ ये नेपो किड्स आप देखोगे फुल करप्शन के पैसे के साथ एलिट जो होता है ना, एलिट ग्रुप में रहने के बावजूद आप देखोगे ऐसी एलिट ग्रुप में रहते हुए ऐसी फोटोज वो लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे पूरा मुहिम चला था, नेपो बेबीज हो जाएगा, हैशटैग नेपो किड्स हो जाएगा, जिसने एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर दिया था पूरे नेपाल के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, उसमें सबके बच्चे थे, के पी शर्मा ओली ले लो, चाहे हम देख रहे हैं पुराने वाले ले लो, नए वाले ले लो, सब प्रचानंद जी ले लो, सबके थे। ठीक है, तो ये एक मुहिम चल रहा था। उसके बाद सरकार ने उठा के सोशल मीडिया का बैन कर दिया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और सोशल मीडिया का सरकार ने बैन कर दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि जेनजी फिर मतलब बहुत सारे जो यूथ थे वो सड़क पे आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं आप करप्शन हटाओ, हमें सरकार को चेंज करके दो, उसका नया संविधान लाओ, ठीक है, नेपोटिज्म पे क्रैकडाउन करो। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सरकार ने उठा के सोशल मीडिया तो बैन किया ही, साथ में आप देखोगे इंटरनेट वगैरह भी बंद कर दिया, तो उनका डिजिटल फ्रीडम था वो भी छीन लिया। इस चक्कर में आप देखोगे पूरा जेनजी प्रोटेस्ट जो था वो और ज़्यादा भड़कने लग गया। फिर सरकार ने इसको बंद करने के लिए इनके ऊपर वाटर कैनन्स, लाठी चार्ज और वो सब भी करवाया। तो एक तरीके से जो पूरा मामला था वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गया। इस चक्कर में आप देखोगे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे के पी शर्मा ओली जी, उनको आप देखोगे रिजाइन करना पड़ा। और पहली बार नेपाल में एक महिला प्राइम मिनिस्टर बन के आती है, सुशीला जी। सुशीला करके जो थी वो नेपाल की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनती है जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगी। अब नेपाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, इस पूरे प्रोटेस्ट में सरकार ने जितनी आप देखोगे शक्ति दिखाई इन प्रोटेस्टर्स के, तो उसमें मैंने बताया ना कुछ करीबन 76 के आसपास लोगों की डेथ हो गई उस सितंबर वायलेंस में। अब इस 76 डेथ जो हुई है ना, के पी शर्मा ओली रिजाइन करके वो बात है, लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स है वो बोल रहे हैं कि 76 डेथ की अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन लोगों को मरना पड़ा, है ना।
और अभी जो मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एक कोर डिमांड है कि सरकार को पनिश किया जाए जिन लोगों ने 76 डेथ्स करी हैं। और दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन इलेक्शंस में वो यही है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, डिजिटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, करप्शन के खिलाफ काम होना चाहिए, नेपो किड्स को देखना चाहिए कि भाई कैसा इतना पैसा उड़ा रहे हैं, ठीक है। और सरकार में जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो नेपो किड्स के बेसिस पे नहीं बल्कि मेरिट बेस्ड होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हर किसी को मिलने चाहिए। तो ये पूरा था जेनजी का प्रोटेस्ट, है ना। तो मैंने आपको 3 बड़े जो मुद्दे थे जो हमें आज के पेपर में डिस्कस करने थे वो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। नगार्नो कारबाख, अजरबैजान आर्मीनिया वाला पूरा इशू, चाइना हांगकांग वाला पूरा इशू इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, और जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल वाले। अब छोटी छोटी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जैसे पाकिस्तान का आपको T20 वाला इशू समझ में आ रहा होगा। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, देखो पूरा इशू जो था ना वो इंडिया से शुरू होता है। एक्चुअली BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स जो थे वो IPL मैचेस के लिए उन्होंने एक बांग्लादेशी के पेसर थे उनको खरीदा था, लेकिन BCCI ने इन पे दबाव बनाया कि आप इसको लेट गो करो, आप बांग्लादेश के लोगों को नहीं ले सकते, क्योंकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो परसिक्यूशन वगैरह चल रहा है हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, है ना। और जो आपने रोज़ रोज़ सुनते हो कि इसका डेथ हो गया, इसकी लिंचिंग हो गई, तो हम ऐसे फिर उन कंट्री के लोगों को नहीं अपने यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अब हुआ क्या, इस पे लेके जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो भड़का और उन्होंने बोला कि जो T20 मैचेस इंडिया में होने वाले हैं हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बेसिकली नहीं खेलेंगे, हमको हमारी टीम को हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी की टेंशन है। ऑल्दो ICC जो इस वक्त उसके हेड कौन है, पहले जो हेड थे BCCI के जयशाह, अब वो ICC के हेड है, अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बांग्लादेश को बार बार बोला कि ऐसा नहीं है, हमने आज सारी सिक्योरिटी जो चीज़ें थी वो सब देख ली हैं, कोई मैचेस शिफ्ट नहीं करे जाएंगे इधर उधर, आप प्लीज़ खेलिए, क्योंकि लास्ट मिनट में इतने बड़े मैचेस जो हैं शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज़ खेलिए, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को भी खराब करता है और आपकी सिक्योरिटी की गारंटी, मतलब हमने सब सारे इंतजाम देख लिए, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप देखोगे बांग्लादेश ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि आप मैचेस को श्रीलंका वगैरह शिफ्ट कर दीजिए, हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि मतलब ये हमारी उसके खिलाफ हो जाएगा, स्पिरिट के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर फाइनली ICC ने इनको लास्ट वार्निंग दी कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आपको बेसिकली निकाल दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से और आपकी जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये लोग नहीं माने, इन्होंने बार बार यही रिक्वेस्ट करी कि मैचेस शिफ्ट करो, है ना। और ICC ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी, और फाइनली बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उससे निकल गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री मिल जाती है एज अ टीम, ठीक है। ये पूरी कहानी यहीं बंद हो गई थी। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड था उसने फाइनली फिर ICC को रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारे जो मैचेस हैं हमें इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब बांग्लादेश के सपोर्ट में वो निकल के आए। और कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने ICC को एक लेटर लिख के दिया। तो इनका जो मैच है वो जो बेसिकली श्रीलंका कोलंबो में होने वाला था 15th को, है ना, February 15th को, उन्होंने बोला हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी लास्ट में बैकआउट करेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में आ रहे हैं। अब फाइनली पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम सारे मैचेस खेलेंगे क्योंकि हमें बांग्लादेश और ICC तो उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि आप खेल लो मैचेस, ठीक है, इन द, बोलते हैं ना, इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। तो अब यू टर्न देखने को मिला है, बट ये पूरा इशू था, तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो ये पता होना चाहिए। फिर आते एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल के ऊपर जो वो है कि नज थ्योरी के ऊपर है। ये मतलब मैं इतने सालों से बोल रही हूँ कि नज इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है। इवन स्वच्छ भारत मिशन देख लो, जल जीवन मिशन देख लो, है ना, हमारे यहाँ पे जितनी भी अभी नई स्कीम्स आ रही है ना वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसका नाम होता है नज। नज मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझो कि आपको कोई करने, आपको एक डायरेक्शन में या पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां कर दूं कि आपको वो वाला काम करना अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा लगे, या आपकी जो चॉइस है मैं उस तरफ गाइड कर दूं लेकिन आपको पता भी ना लगे, उसको बोलते हैं नज। समझ में नहीं आया ना। देखो एक तो होता है कि मैं आपसे बोलूँ कि आपको हाथ धोने हैं और मैं कंपल्शन कर दूँ, तो जब आप किसी चीज़ को कंपल्सरी करते हो तो बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ। एक होता है मैं खुला छोड़ दूँ तो आप करोगे नहीं, आप अपना बेसिकली जो नॉर्मल बिहेवियर है वो करोगे। एक होता है बेसिकली कि मैं हर जगह पोस्टर लगा दूं, है ना, हर जगह बताऊं कि हाथ धोने से ये होता है, इन लोगों ने हाथ धोए हैं तो क्या आप हाथ नहीं धोगे। 99% जो लोग हैं वो अपनी बीमारियों से दूर जाते हैं अगर वो हाथ धोते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब तक चल के जाओगे पानी की टंकी तक, अगर आप नहीं भी चल रहे होगे लेकिन आपके बीच में इतने सारे पोस्टर लगे होंगे, तो आप जब भी बेसिकली आप वॉशरूम जाओगे उसके बाद आप आके हाथ धोगे। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं नज। तो मैंने आपकी चॉइसेस को एक तरीके से गाइड किया, एक तरीके से मैंने उनको एक डायरेक्शन में नज करने की कोशिश करी है कि आप वो करो, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग योर चॉइस। आप अभी भी नहीं धोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने आपकी चॉइस को इस तरीके से गाइड कर दिया कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ये काम करना सही है, तो उसको बोलते हैं नज। नज क्या होता है, बेसिकली जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती है, कि इकोनॉमिक्स जो होती है कंप्लीटली रैशनल नहीं होती है, वो लोगों के बिहेवियर से भी गाइड होती है, उसी को बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और रिचर्ड थेलर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2017 में इस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इनफैक्ट इनके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है। तो इन्होंने बेसिकली नज थ्योरी को बताया था कि जैसे इसका एग्जाम्पल बताओ मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक पोस्टर वाला एग्जाम्पल बताया, इन्होंने लोगों को इनकम टैक्स भरने के लिए बोला था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे अगर आप ब्रिटिश वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कभी इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे, तो वहाँ पे एक तो
जो सरकार है उसने दो चीज़ें करी। एक तो इनकम टैक्स का जो फॉर्म आता है ना उसके अंदर हाँ डोनेशन भी नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये जो डोनेशन होता है ना 100-200 जो वहाँ पे चलता होगा पाउंड्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली जो एक बॉक्स होता है वो टिक करा हुआ आता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो टिक नहीं हटाते, अगर वो ऑटोमेटिकली टिकड है, जैसे आपका ये जोमेटो वाला चीज़ नहीं है कि आप कुछ खाना ऑर्डर करते हो तो 1 रुपये आपको बोलता है कि वो जोमेटो फीड इंडिया फाउंडेशन को देगा, मतलब फीडिंग के जो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली टिकड होता है, आपको हटाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग आप देखना हटाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है 1 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से ऐड करवाओगे ना तो लोग करेंगे नहीं, तो ये होता है नज। तो आपको हटाना है तो हटा लो, आपकी चॉइस अभी भी है, लेकिन हमने पहले से एक ऑटो ऑटो सेलेक्टेड सेक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। वैसे ही इनकम टैक्स नहीं भर रहे, आपने बिलबोर्ड्स लगा दिए कि 99% लोग जो है वो टैक्स भर रहे हैं, आप क्यों उस चुनिंदा 1% में आना चाहते हो जो देश का भला नहीं करना चाहते, समझ रहे हो। ऐसी मार्केटिंग कर दो तो ऑब्वियसली लोग अपने आप आके इनकम टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी जो नज थ्योरीज है वो अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखोगे बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करवाने में। अब इसी नज थ्योरी का जो इस्तेमाल है वो कर रहा है इनकम टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स ने क्या करा, जैसे सपोज करो कि इंडिया में क्या होता है कि अपने को पता है लगभग 3% जो लोग हैं वो ही इनकम टैक्स भरते हैं एक्चुअली में। 5% लोग फाइल करते हैं, 4% लोग जो होता है एक्चुअली में रिटर्न भरते हैं, है ना। और मतलब रिफंड विफंड काटने के बाद सिर्फ 3% लोगों पे के टैक्स पे आप देखोगे पूरा देश चल रहा है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या होता है पैसा तो लेते हैं, उनको रिटर्न इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, है ना, टैक्स वैक्स भी कटवाते हैं, लेकिन कभी रिटर्न नहीं भरते हैं। तो ऐसे लोगों को नज करने के लिए सरकार ने एक नज कैंपेन ही शुरू किया है, ठीक है। नज कैंपेन, नज का फुल फॉर्म क्या है, एक नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनकरेज। बेसिकली वो डेटा का यूज़ कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी वगैरह देखते हैं कि आप कब फाइलिंग करते हो, आपने कितना टैक्स अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है ना, आपकी लाइबिलिटी वगैरह कितनी है, और आपका पास कंप्लायंस पैटर्न कैसा रहा है, उसके हिसाब से क्या करते हैं वो नच करते हैं। नॉन इंट्रूसिव तरीके से वो डेटा को यूज़ करके आपको एनहांस करते हैं, आपके करेज वगैरह को, और आपको गाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे वो उन्होंने आपको SMS भेज दिया, बार बार आपको ईमेल्स कर दिए। अब उन्होंने ईमेल्स भी 3 तरीके के बनाए थे, एक थे प्यार भरे ईमेल्स, एक थे मॉडरेट, और एक थे धमकी वाले, ठीक है। तो इन्होंने 3 तरीके की ईमेल्स बनाए, इन्होंने एक एक करके आपको सारे तरीके की ईमेल्स भेजे। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली लोगों का रिस्पॉन्स बढ़ गया, और 1 करोड़ लोग जो थे उन्होंने मतलब इन ईमेल्स और SMS के थ्रू जो सरकार ने पूरा नच कैंपेन चलाया है उससे उन्होंने अपनी रिटर्न्स वगैरह भर दी। इनफैक्ट आप देखोगे फॉरेन इनकम एसेट्स और डिस्क्लोजर के लिए भी उन्होंने ऐसे ही कैंपेन्स चलाए थे, उसमें भी करीबन 840 करोड़ इनको आ गया। वैसे ही इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे ऐसे जो ईमेल्स थे वो लोगों को भेजे ताकि वो अपनी रिटर्न्स जो है रिवाइज कर सके, जिन्होंने रिफंड्स बहुत ज़्यादा क्लेम करें। तो उन्होंने आप देखोगे खुद की रिटर्न्स खुद ही से रिवाइज कर दी, और सरकार को उनके खिलाफ कोई कंप्लायंस एक्शन नहीं लेना पड़ा। आप सोच रहे हो छोटे से नज ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो अब ये IT डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम इसमें से देखेंगे भाई क्या इफेक्टिव ज़्यादा रहा था, पहला ईमेल, दूसरा ईमेल, तीसरा ईमेल, है ना, क्या वर्डिंग्स अच्छी रही थी, SMS ज़्यादा बेटर था या ईमेल ज़्यादा बेटर था। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे टैक्स पेयर हो, आप कितनी, है ना, कंप्लायंस पैटर्न कैसा है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की जाएंगी, सारा डेटा को एनालाइज किया जाएगा, बिहेवियर देखा जाएगा, और फिर आप देखोगे डिजिटल को यूज़ करते हुए ये पूरा सिस्टम जो है ऑप्ट किया जाएगा। और ये जो रिचर्ड थिलर जी की मैं बात बता रही थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इनको फादर ऑफ नज थ्योरी भी कहते हैं। इनकी एक बुक आई थी 2008 में, नज, है ना, अ स्मॉल नज, नज करके एक बुक आई थी। उस नज बुक में आप देखोगे इन्होंने लिखी थी एक हार्वर्ड के प्रोफेसर के साथ, ठीक है। तो वो नज बुक में इन्होंने ये पूरा नज के बारे में बताया था, ठीक है, कि आप किसी की चॉइस को गाइड कर सकते हो विदाउट उनके डिसीजंस को गाइड कर सकते हो विदाउट उनकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करे। तो उसको बोलते हैं कि फ्रीडम के साथ साथ भी आप लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैफेटेरिया वगैरह में जाते हो, आप डीमार्ट में जाते हो, तो जनरली क्या होता है आपकी आंखों के सामने वहाँ चॉकलेट्स रखी होती है, तो लास्ट में देखना बिलिंग करते करते लोग 1-2 चॉकलेट खरीद लेते हैं। अगर इसकी जगह में यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ हेल्दी ऑप्शन रख दूँ तो लोग वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि आई लेवल पे आपके डायरेक्टली मिल रहा है। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, जैसे आपने डिफॉल्ट प्रिंटर की सेटिंग जो है वो डबल साइडेड कर दी, तो आपका पेज खराब ही नहीं होगा। तो इसमें मैंने आपकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, आप चाहो तो वो डब्बे को हटा दो ताकि वो डबल प्रिंटेड हट जाए, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये वाला चीज़ हो जाएगा। तो मैं वही बता रही हूँ, सरकार को कुछ इसमें 850 करोड़ का एडिशनल टैक्स जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज से मिला है। और अभी जो नच का पूरा कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इसमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा आप देखेंगे कैसे आप लोगों के कंज्यूमर्स के चॉइसेस को इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये नच मैंने बता दिया। यूके में भी यही था कि 9 out of 10 पीपल जो है वो टैक्सेस टाइम पे भर रहे हैं, तो आप उस माइनॉरिटी में क्यों आना चाहते हो जिसने टैक्सेस नहीं भरे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटर चॉइसेस बनाने का, और सटनली आप देखोगे चेंजेस कर दोगे आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिहेवियर में, अपने आप आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस करने से आपके बिहेवियर में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसी को नच थ्योरी बोलते हैं।
अब आते हैं अपन बांग्लादेश में। जैसे नेपाल आप देखोगे इलेक्शन में जाने वाला है, और म्यांमार में तो ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं। वहाँ पे मिलिट्री जो थी, मिलिट्री वाली पार्टी जो थी एसडी करके, है ना, स्पेशल डेमोक्रेटिक मिलिट्री समथिंग, तो वो जीत चुकी है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी 2024 में गिर गई थी, उसके बाद वो इंडिया में रेफ्यूज लेने के लिए आ गई थी, और तब से लेकर अब तक आप देखोगे मोहम्मद यूनिस के अंदर वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी मार्च में ही। और बांग्लादेश में अब क्या है, क्योंकि शेख, आपको पता है खालिदा जिया जी की डेथ हो गई है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हेड थी। तो अब उनके जो बच्चे हैं वहाँ पे खलीदा जिया जी के, ठीक है, वो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तारिक रहमान जिनको बोलते हैं। लेकिन जो शेख हसीना जी की पार्टी थी अवामी लीग, उसको तो कम्प्लीटली बैन कर दिया। उसके बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, अगर वो बांग्लादेश में घुसे तो उनको लिटरली प्रोसिक्यूट ही कर दिया जाएगा, डेथ पेनल्टी तक के उनको सुना दिए गए हैं, है ना, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। उनके सीनियर ऑफिशियल्स को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवामी लीग तो कम्प्लीटली बैन है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ऑपोजिट कौन सी पार्टी जो है अब वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है इलेक्शंस के लिए, तो वो है बेसिकली जमात इस्लामी। ये जो जमात इस्लामी पार्टी है, मान के चलो एकदम रिलीजियस पार्टी है, जो बेसिकली बोलती है कि अगर हम पावर में आ गए तो हम रिलीजियस टेनेट्स जो होते हैं, जो शरीयत लॉ होता है, उसके हिसाब से कंट्री को रन करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी को जब तक अवामी लीग था ना, तब तक आप देखोगे पार्टी बैंड थी। इसके लीडर्स जो थे वो जेल में चले गए थे, उनको कंप्लीटली आप साइलेंस कर दिया गया था, ठीक है। उनकी टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। तो 2000, जबकि जमात इस्लामी जो पार्टी है इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी 1991 में दी थी, तभी 18 सीट जीत के आए थे वहाँ की पार्लियामेंट में। और उसके बाद 2001 और 6 में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी ना, खलीदा जिया वाली, इसके साथ इन्होंने कोलिशन भी किया था, कुछ 17 सीटें इनके पास थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जब आप देखोगे 2010 या 11 के बाद से जब अवामी लीग थी, तो करीबन 14 साल तक इसका कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि इनके लीडर्स को बैन कर दिया गया था, इनको जेल कर दिया गया था, डिटेन कर दिया गया था, ठीक है, और सेंटेंस सुना दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, तो इनको वॉर क्राइम घोषित करते हुए इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इस्लामिस्ट पार्टी जो थी वो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर रही थी। आप देखोगे बस गली मोहल्लों में, इधर नुक्कड़ वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में इनके छोटे छोटे जो विंग्स होते हैं वो थे। लेकिन अब फाइनली जब आप देखोगे कोई और पार्टी नहीं है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट आप देखोगे बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही है। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि मेजर गेन्स आपको इस इलेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं कैंडिडेट्स की तरह, वोटर्स की तरह, वॉलंटियर्स की तरह, जो इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये ओपन बोलते हैं ना कि कैसे आप देखोगे टाइम बदलता है, टाइम ऐसे बदलता है। उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन टाइम ऐसा बदला कि पूरी की पूरी एक ऑपोजिशन पार्टी गायब हो गई। तो अब ये पूरा पूरा टाइम न्यूज़ में आ गए। तो जमात इस्लामी आप यहाँ पे सुन रहे होगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सेशल्स बेसिकली प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया आए हैं मिलने के लिए, और 50 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इंडिया और सेशल्स के, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में आप देखोगे ये अपने ये जो है अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं सेशल्स के, ठीक है, प्रेसिडेंट हरमाइनी। तो ये जो हरमिनी जी हैं, ये 100 दिन के अंदर अंदर देखोगे इंडिया विजिट कराया उन्होंने प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद। तो ऑब्वियसली ये बताता है कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले कि हम आगे बढ़े उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेशल्स है कहाँ पे। तो ये आपको पता है अफ्रीका है, यहाँ पे मेडागास्कर हो जाएगा, है ना, मोज़ाम्बिक हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आते हैं आपके, सेशल्स हो जाएगा, कोमोरोस हो जाएगा, यहाँ पे मॉरिशस हो जाएगा, है ना। तो ये सेशल्स जो है यहाँ पे एक आइलैंड नेशन हो जाएगा, छोटा सा आइलैंड नेशन है ये। और ये इंडियन ओशन में अगर मैं कहूँ तो इंडिया का एक विजन है कि पहले तो होता था सागर, जिसमें हम बोलते थे कि हम लोगों को सिक्योरिटी करेंगे और ग्रोथ चाहते हैं हर किसी का क्रॉस रीजन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हमारा विजन था, ठीक है। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना चाहता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना चाहता है। इंडियन ओशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, डिजास्टर रिलीफ हो, उसमें कोई, है ना, मतलब किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, तो इंडियन ओशन में इंडिया जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करना चाहता है। प्लस यहाँ पे पायरेसी और जो भी इशूज़ है उसको खत्म करना चाहता है, ठीक है। एक इंडो पैसिफिक को इंक्लूसिव स्पेस बनाना चाहता है फ्री ट्रेड और इसके लिए। लेकिन सागर के बाद हमने अपना जो विजन था वो अपग्रेड किया महासागर में, ठीक है, ये वाला। इसको बोलते हैं महासागर, का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अक्रॉस रीजन तो सेम ही है, पर यहाँ पे महा मतलब क्या हो जाएगा, हम म्यूचुअल, है ना, एंड ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट चाहते हैं, हर किसी का म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट चाहते हैं। तो अब हमारी ये वाली थ्योरी है। तो इसमें सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेशल्स जो है उसमें कुछ अजम्पशन आइलैंड्स वगैरह भी हैं, ठीक है, जो इंडिया को गिफ्ट करे गए थे, जहाँ पे इंडिया जो है बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए अपने काम वगैरह कर सकता है। हमने यहाँ पे इनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट वगैरह देने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उसको लेकर बहुत बड़े इशूज़ हो गए थे, तो फाइनली वो डील क्रैक नहीं हो पाई थी। बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे फिर से हम अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ने, जब भी आप ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी जी और हरमिनी जी जब मिले थे, इन्होंने बात करी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, ट्रेड पे, कल्चर पे, डिजिटल कनेक्टिविटी पे, ठीक है, कोऑपरेशन पे, पीपल टू पीपल टाइज पे। और साथ में आप देखोगे सेशल्स ने एक इंडिया श्रीलंका
है ना, और मालदीव्स की ग्रुपिंग है जिसको अपन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बोलते हैं, जो 2011 में बनाई थी, तो इसको भी ज्वाइन करने वाला है। तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था, इसमें पहले इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स थे, इसमें फिर मॉरिशस भी है, और अब आप देखोगे सेशल्स भी, और इसमें बांग्लादेश भी। तो अब ये 6 की ग्रुपिंग होने वाली है। तो सेशल्स को वेलकम किया है हमने इस ग्रुपिंग के अंदर, क्योंकि पीस और स्टेबिलिटी जो होती है ना इंडियन ओशन में, उसके लिए आप देखोगे सेशल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोवाइडिंग उसकी लोकेशन एकदम स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। प्लस आप देखोगे दोनों ने सेसेल करके एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन्हांस लिंकेजेस के लिए एक एग्रीमेंट होगा, जो हम चाहते हैं कि हम करें। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स के आइलैंड को $175 मिलियन का एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करी है, जिसमें $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है कि आप अगर इसमें से उधारी लोगे तो जितना पैसा उधार लोगे उतने की आपको ब्याज चुकानी पड़ेगी, और $50 मिलियन के आसपास जो है वो तो हमने ऐसे ही ग्रांट दिया है उनको, कि वहाँ पे हाउसिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, है ना, मोबिलिटी हो गया, उन सब पे खर्च किया जाएगा। ओके। और टूरिज्म जो है सेशल्स की इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोवाइडेड इंडिया एक अच्छा मार्केट है, वहाँ से लोग सारा टूरिज्म पे निकलते हैं, तो आप देखोगे वीज़ा वगैरह के एक्सेस की भी यहाँ पे बात करी गई थी। तो ये पूरा इंडिया सेशल्स के बीच में है। देखो आपको ना कभी रटने की जरूरत नहीं है कि दो कंट्रीज किस बारे में बात करेगी। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, प्रोफेशनल लोग जाते हैं, तो एक तो हमेशा वहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज हो जाएगा, वीज़ा इशूज़ हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा, उसको लेके बात होगी। दूसरा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा हमारा रॉ मटेरियल आता है, चाहे कोकिंग कोल की बात कर लो, चाहे हमारा यूरेनियम वगैरह हो जाएगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, है ना, सप्लाईज वगैरह की बात करी जाएगी, समझ रहे हो। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि कोई कंट्री से आपको क्या मिल रहा है। अगर वो पता होगा तो आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर वार्तालाप होगी भी तो ये पॉइंट तो ज़रूर आए होंगे। अब आते हैं अपन एप्स्टीन फाइल के इशू पे। इसको मैं वापस नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पूरा इशू समझाया था कि एप्स्टीन फाइल्स का पूरा इशू क्या है ना, एप्स्टीन कौन है, और फिर उनकी कैसे गिरफ्तारी होती है, फिर जेल में उनकी डेथ हो जाती है, वो मतलब ऐसा बोला जाता है सुसाइड कर लिया उन्होंने, बट पता नहीं एक्चुअली में क्या हुआ है, ठीक है। अब उनके जो वाइफ है, कम गर्लफ्रेंड है, वो भी जेल में है, उसको 20 साल की सज़ा काट रही है ना। तो ये मैंने इशू पूरा समझा दिया है। इनफैक्ट अगर कोई समराइज करके नीचे कमेंट में लिख देगा तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, अगर आप देखोगे, अब इसमें जो लार्जर क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतना बड़ा जो सिस्टम था सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का, कि माइनर गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको उठा के ले जाया जा रहा है कोई आइलैंड पे, ठीक है, वहाँ पे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, तो इस पूरे मुद्दे में एलिट्स तो इन्वॉल्व थी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कितना आसान है हमारे यहाँ पे इतना बड़ा एक रैकेट चलाना, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना पूरे सिस्टम को विद इन से। और मतलब विमेन का क्या उसमें, वुमेन के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि भाई ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एक्सपोज हो भी गया तो भी आप देखोगे कि उस पर आप कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें लोग इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल, बिजनेस क्लास, सब आपस में, है ना, इवन ब्यूरोक्रेसी के भी हाई एंडिंग लोग हो जाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो कैपिटलिज्म जो होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। इसमें कई लोगों का शोषण होता है, कई लोग जो होते हैं वो बेसिकली ऊपर रह के वो शोषण करते हैं, और क्योंकि वो इतनी पावरफुल पोजीशन में होते हैं तो नीचे वाले लोग दब के रहते हैं। ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि वुमेन के लिए भी वो बोल रही हैं, ऐसा नहीं कि हर वुमेन को एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कास्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब होता है ना आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से डिटरमाइन होता है कि आपकी बॉडी कितनी ऑब्जेक्टिफाई करी जाएगी, आप कितने वांटेड हो, आपका एक्सप्लॉइटेशन कितना जस्टिफाइड है, समझ में आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, इट इज़ हाई टाइम कि हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना शुरू करें। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे कि ये पीएम केयर्स फंड जो है सडनली फिर से आप देखोगे न्यूज़ में आ चुका है। तो ये पीएम केयर्स फंड क्या है। देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कोरोना के टाइम पे सरकार ने एक फंड बनाया था, जिसमें लोगों को बोला था कि आप डोनेशन कीजिए, क्योंकि इससे सरकार जो थी वो कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था उसको मतलब एक तरीके से कोप अप करने के लिए काम कर रही थी। तो उसमें पैसे सरकार, अब लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी सैलरीज वगैरह भी इसमें दी थी। सरकारी लोगों की तो एक मंथ की सैलरी अपने आप ही डाल दी गई थी, ठीक है। तो पूछा भी नहीं था, तो कंपल्सन था हमारे लिए। बाकी लोगों ने आप देखोगे इसमें खुद से वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो ये था पीएम केयर्स फंड, जिसको बोलते हैं ना सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी फंड। तो सिटीजन्स के असिस्टेंस के लिए एक रिलीफ इमरजेंसी फंड बनाया गया था। अब जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पीएम केयर्स तो अलग से फंड बनाया गया था। इसके पहले भी इंडिया में एक फंड था जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। ये बेसिकली जब अपना विभाजन हुआ था ना 1948 में, ठीक है, जो पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन में आप देखोगे जो लोग डिस्प्लेस वगैरह हुए थे उनकी हेल्प करने के लिए बना था, है ना। और उसके बाद आप देखोगे फिर तो कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ गई, किसी को पैसे वगैरह चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, है ना, कोई को जानलेवा बीमारी है, तो उसके लिए भी इस फंड से पैसे जाते हैं। और एक हमारे पास होता है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। तो ये जो तीनों फंड हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन को लेके आप देखोगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, और पीएमओ ने साफ मना कर दिया है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट में नहीं एंटरटेन किए जाएंगे, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आते हैं ये फंड्स। ये बेसिकली
मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो फंड है इनमें जो पैसा है वो लोगों का पैसा आ रहा है, डोनेशन से आ रहा है कंप्लीटली। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार कोई पैसा नहीं डाल रही है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको पार्लियामेंट में उठा के इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। इनफैक्ट आप देखोगे पार्लियामेंट में एडमिसिबल है या नहीं है, लोकसभा में एडमिसिबल है या नहीं, ये लोकसभा के जो रूल्स होते हैं उसके अंदर डिसाइड होता है। और उसके अंदर जो होता है लोकसभा के रूल्स के अंदर, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप पहले लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को भेजते हो। वो बेसिकली 29 कुछ पैरामीटर्स है उस क्वेश्चन के, वो चेक करता है कि ये कोई सब्सिडाइज मैटर तो नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट, ये नेशनल इंटरेस्ट है या नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कुछ लेना देना है भी या नहीं है ना। उसके बाद इसकी वेटिंग होती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है या नहीं, इसको पार्लियामेंट में पूछा जा सकता है नहीं जा सकता। और उसके बाद ये फाइनली लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको दिया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ऑपोजिशन जो है इसी बात को लेकर आप देखो कि अभी गरमाया हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है बिजनेस कर रही है एक तरीके से, और हमें ये क्वेश्चंस जो होते हैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस फंड में इतना सारा पैसा आया था उस फंड को रिलेटेड क्वेश्चंस भी एंटरटेन नहीं कर रही है पार्लियामेंट में, ठीक है। और इसमें जो डिनायल जो हुआ है बेसिकली लोकसभा में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो इसलिए हुआ है, जो पीएम ने डिनाई किया वो साफ साफ उन्होंने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर से कंसर्न है ही नहीं, ठीक है। ऐसे कोई मैटर्स जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं वो, है ना। और वो कोई बॉडी या पर्सन जो है आउटसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसको हैंडल कर रहा है तो वो इसमें आंसरेबल नहीं है, ठीक है। और पीएम केयर जो था वो एक तरीके से ट्रस्ट बनाया गया था, वो डायरेक्टली पीएम के अंडर ही था, है ना। उसमें आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये 2-3 लोग और थे, और वही था कि सारे रिसोर्सेज वगैरह इसमें यूज़ किए जाने थे। तो ये पूरा पीएम केयर्स वाला इशू था। फिर आप है ना रिसेंटली अब आपने सुना होगा कि एक इनकम टैक्स जो अपनी एक्ट है उसको चेंज करने की बात की जा रही है, और अभी जो नया ड्राफ्ट है वो आ चुका है और उसकी जो नई एक्ट होगी वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस करे जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 399 फॉर्म थे, अब वो 190 हो जाएंगे। पहले 333 रूल्स, 511 रूल्स थे, अब वो 333 हो जाएंगे। तो इसमें आपने सुना होगा कि बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो उसको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। जैसे पहली वाली कैटेगरी जो होती है जिसको ITR 1 बोलेंगे, ये उन लोगों के लिए होगी जो प्रोफेशनली होते हैं ना, जो सैलरी वगैरह कर रहे हैं, जिनके पास एक ही घर है, बस रेंटल इनकम वगैरह आ रही है ना, और इंटरेस्ट से इनकम कमा रहे हैं। तो इनका तो क्या होता है, पहले से ही डेटा सारा बैंक से आ जाएगा, तो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा, इनकी इनकम सबसे ईजी होगी। दूसरे वाले जो लोग होते हैं वो भी वही हैं जिनके पास लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 2 से ज़्यादा घर वगैरह है ना, और वो बेसिकली रियल एस्टेट वगैरह में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस तो नहीं है, पर आप देखोगे वो भी प्रोफेशनल है लेकिन ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो ITR 2 भरेंगे। फिर वैसे ही आप देखोगे ITR 4 वगैरह जो होती है वो उन लोगों के लिए जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं ना, जिनका जो आप देखोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं, जो आप देखोगे खुद से खुद की रिटर्न भरते हैं, इनको ऑटो पॉपुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो ये आप देखोगे ITR 4 होगी। तो ऐसे करके आप अलग अलग फॉर्म निकालोगे, आपकी कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है, आपको किस तरीके का फॉर्म भरना है। कुछ चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद से भरनी पड़ेंगी। वैसे जो रिफंड की पूरी प्रोसेस है उसको भी चेंज कर दिया गया है। वैसे ही आप देखोगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका जो पैन से वैलिडिटी होता है कि भाई आपका जो कैश विड्रॉल्स होते हैं, आप कितना कैश डाल रहे हो, उसकी भी लिमिट चेंज कर दी है। जैसे पूरे साल में बोला जा रहा है कि अगर आप 10 लाख से कैश ज़्यादा विड्रॉ करोगे या डालोगे तो आपको पैन नंबर चाहिए ही चाहिए होगा। ऐसे आप गोल्ड चांदी वगैरह खरीदते हो तो 5 लाख से ऊपर का खरीदोगे तो भी आपको गोल्ड चांदी, सॉरी 5 लाख नहीं था, आई थिंक 1 लाख था, है ना। 1 लाख से ऊपर के अगर आप ये बैंक्वेट हॉल्स और ये सब बुकिंग वगैरह करते हो ना इवेंट की, तो उसमें भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप होटल से रेस्टोरेंट में रहते हो और 50,000 से ज़्यादा का बिल आ रहा है तो भी आपको पैन नंबर लगेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि इसमें ये था कि आप कैश डिपॉजिट वगैरह करते हो, कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक के साथ आप काम कर रहे हो और कैश डिपॉजिट करते हो 50,000 से ऊपर का, तो भी आपको पैन लगेगा। तो बेसिकली आप स्ट्रिक्टर रूल्स कर रहे हो ताकि जो फ्रॉड्स होते हैं ना इनकम टैक्स से रिलेटेड वो नहीं हो पाए, ओके। तो ये मेजर मेजर न्यूज़ थी जो इंडियन एक्सप्रेस से मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको 2-3 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो राजस्थान पत्रिका में आए थे, जो और दैनिक भास्कर में, जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वो बस मैं मेंशन कर देती हूँ। देखो एक तो बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया की एक फर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग अनिस्ता बोलते हैं, तो उसने अजिस्ता अजिस्ता, ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है, उसने बेसिकली पहली बार एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जिसने हमें इमेजेस दी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की और बाकी सैटेलाइट्स की। मतलब एक तरीके से स्पाई सैटेलाइट है जो हमने स्पेस में भेजी है, और ये इसको बोलते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, SSA, कि स्पेस का सिचुएशन कैसा है उसकी अवेयरनेस देने के लिए आप देखोगे पूरी सैटेलाइट जो है वो काम कर सकती है। तो फ्यूचर में ऐसी सैटेलाइट्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कंसिडरिंग कि आपको पता है कि अगला जो वॉर होगा वो ऐसा बोलते हैं कि स्पेस में ही होगा। और दूसरा ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, है ना, जो आप देखोगे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे में भेजी जाती हैं, वो आपको पता है जैसे ऊपर जाके नीचे आती हैं तो वो स्पेस में कुछ टाइम के लिए जाती हैं, लेकिन उनको नीचे धरती से डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो सैटेलाइट्स आप ऐसे भेजोगे, स्पाई सैटेलाइट्स, ये आप देखोगे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ईजिली देख सकती हैं, और फिर आपको इंटरसेप्ट करके उनको नष्ट करने के लिए टाइमली भी एक्शन आप ले सकते हो। तीसरा आप ये देखोगे
कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे इंडिया के आप देखोगे करीबन 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हो जाएंगे, वो हम देख रहे हैं इस वक्त स्पेस में घूम रहे हैं, तो उनकी भी सिक्योरिटी हो गया, वो कैसा काम कर रही है, उनको कोई जैम करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसमें भी आप देखोगे ये जो सैटेलाइट है या स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये आप एक बढ़िया न्यूज़ थी साइंस एंड टेक से जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आप देखोगे कि हमारे यहाँ वक्फ को लेके एक प्रॉब्लम हुआ है, भैया प्रॉब्लम तो नहीं, आप देखोगे एक इशू रेज हुआ है। एक्चुअली आपको पता है कि हमारे यहाँ के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये वक्फ क्या होता है? वक्फ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिकली तरीके से मुस्लिम समाज में या इस्लाम में लोग दान कर देते हैं, जिसपे वो अपना हक छोड़ देते हैं, और वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए या फिर अपन बोलते हैं ना कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो ज़मीनें जो होती हैं वो दान कर दी जाती हैं। तो वो जो दान की भी ज़मीनें हैं उसको वक्फ जो बोर्ड होता है उनका वो संभालता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इस्लाम में अपन बोलते हैं ना चैरिटी दान धर्म करना, वो उनका एक वन ऑफ द 5 वोज भी होता है, तो उसमें वक्फ भी होता है। ठीक है, तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी इसके लिए फाइनली प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, क्योंकि इन पे विवाद वगैरह भी बहुत हो रहे थे, तो सरकार ने लास्ट टाइम एक वक्फ अमेंडमेंट लाया था, और साथ में आप देखोगे उन्होंने एक उम्मीद पोर्टल बनाया था जहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा। अब इस उम्मीद पोर्टल पे कुछ 7.5 लाख के 8 लाख प्रॉपर्टीज़ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से जो 25,000 प्रॉपर्टीज़ है ना, 24,000 समथिंग, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली क्यों? या तो इनके कागज़ मिसिंग थे, जैसे एक कागज़ होता है ना जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ वक्फ, वो कागज़ ही मिसिंग है। या फिर हो सकता है कि उस पर आप देखोगे ऑलरेडी क्लेम्स चल रहे हैं, कंटेंशन है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, रेवेन्यू की तरह रजिस्टर्ड है ना, तो वो अभी टाइटल क्लियर नहीं हो पाया है। प्लस आप देखोगे इसके जो इंपॉर्टेंट जो कागजात वगैरह होते हैं कुछ वो मिसिंग है, ओनरशिप वगैरह का आप देखोगे प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो डुप्लीकेट कागज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल कागज़ मिल रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया गया है। इसमें से मैक्सिमम जो 4,000 प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ राजस्थान में मिली है, और नेक्स्ट नंबर पर आप देखोगे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश था। ठीक है, हाँ, तेलंगाना था इसके बाद। तो आप देखोगे ये वाला एक इशू है वक्फ को लेके जो अभी नज़र आ रहा है, इसको अभी उम्मीद पोर्टल पे नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा इन प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये प्रॉपर्टीज़ फिर तब तक क्या होता है प्राइवेट ओनरशिप का ही पार्ट माना जाएंगी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है, उन्होंने एक वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाया है, वहाँ पे जा सकते हो, है ना, इनका टाइटल क्लियर करवाने के लिए। और इसके बाद आप देखोगे मतलब ट्रिब्यूनल भी है, और फिर एक राजस्थान वक्फ बोर्ड भी है, तो वहाँ पे आप देखोगे टाइटल क्लियर हो सकते हैं, और तब तक नहीं होते तब तक आप इनको वक्फ प्रॉपर्टी की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर एक बड़ा आर्टिकल आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जिसको उन्होंने बोला था कि डिजिटल डकैती जो हो रही है इसको रोकने के लिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि गवर्नमेंट और बैंक्स दोनों कुछ ना कुछ काम करें। बैंक्स को उन्होंने आदेश पहले तो गवर्नमेंट को बोला है कि आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ। ठीक है, कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, पूरी गाइडलाइन क्या है, कैसे आप देखोगे सारी एजेंसीज मिलकर काम करेंगी, और इन केसेस को कैसे रोका जाए। और दूसरा बैंक को निर्देश दिए हैं कि भाई आपका कोई पेंशनर है जो 10-15 हज़ार रुपये महीने निकालता है, सडनली उसके बैंक के खाते से 25 लाख रुपए निकल रहे हैं, तो ऐसा कोई अलर्ट सिस्टम, ऐसा कोई फ्रीजिंग मैकेनिज्म रख दो कि एक साथ उसके पैसे से उसके बैंक से तुरंत ऐसा पैसा नहीं निकल पाए, तो उसको वहीं जो है रोका जा सके, ताकि ऐसे फ्रॉड्स को इससे पहले कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आगे कहीं चला जाए, हम उसको वहीं पकड़ पाएँ। ठीक है, फिर आप देखोगे एक जो बड़ी मतलब कुछ आर्टिकल जो थे एक रामगढ़ क्रेटर से रिलेटेड था। तो रामगढ़ क्रेटर आपको पता है कि राजस्थान में एक जियो हेरिटेज साइट है जो कोटा बारा के आसपास आती है ना, और ये बेसिकली क्रेटर था, एक गड्ढा टाइप का है, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में लोनार लेक है ना जहाँ पे, तो वो भी क्रेटर है जो मेटेरॉइड के इम्पैक्ट से बना था। तो रामगढ़ क्रेटर भी ऐसा बोला जाता है कि मेटेरॉइड के इम्पैक्ट से बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे शोधकर्ता थे तो काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारा आपको मैग्नेटिक मटीरियल आयरन और निकल का मिला है, तो ये बताता है कि भाई यहाँ पे कोई मेटेरॉइड गिरा होगा तभी क्रेटर बना है। ठीक है, तो इसमें स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं, ये एक जियो हेरिटेज साइट अपने आप में वैसे भी है। और बाकी आप देखोगे इसके आसपास जो हिल्स मिलती हैं उसमें कोई आयरन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये जो आयरन वगैरह है वो किसी के इम्पैक्ट से ही वहाँ पे आया है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे राजस्थान से एक बड़ी न्यूज़ आती है, वो आती है बिश्नोई समाज से। तो आपको पता है कि बिश्नोई जो है वो खिजड़ली बचाओ आंदोलन चला के बैठे हैं, और इसी के तहत आप देखोगे वो भजन लाल जी से जयपुर भी मिलने आए थे, लेकिन फिर कल न्यूज़ आती है कि वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। तो ये खिजड़ली बचाओ आंदोलन है क्या? बेसिकली बिश्नोई समाज ने बोला है कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें जो ये पेड़ होते हैं ना खिजड़ली के, इनको काटा जा रहा है, और जबकि खिजड़ली जो ट्री होता है उसको थार डेजर्ट का कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है? ऐसा वृक्ष जिसका हर पार्ट जो होता है ना वो कोई ना कोई यूज़ में आता है। जैसे खिजड़ली जो है वो हमारे थार डेजर्ट, सेमी एरिड और एरिड एरियाज के लिए एक प्रॉपर ट्री है। ठीक है, इसको प्रोसोपिस सिनेरेरिया बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। ये जो ट्री है एक तो इसकी डीप रूट्स होती है ताकि वो अंडरग्राउंड से पानी निकाल सके उस इलाके में से जहाँ पे पानी कम है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह भी करता है। फिर इसके जो ये बार्क है, जो टिम्बर वगैरह है, इससे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इसको मेडिसिन में यूज़ कर सकते हो, इससे है ना चूल्हा वगैरह जला सकते हो। दूसरा आप
देखोगे जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको लूंग बोलते हैं, वो आप है ना बकरी वगैरह को डालते हो खाने के लिए एज अ फॉडर। फिर इसमें से सांगरी जैसी एक लंबी लंबी ना पतली पतली फली निकलती है जिसको सांगरी बोलती है, जिससे कैर सांगरी की सब्जी मिलती है। तो लिटरली इस ट्री इतना बड़ा होता है, घना टाइप का होता है, इसमें आप देखोगे शेड वगैरह भी मिल जाता है गर्मियों में, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मतलब एक तरीके से छाया बना के रखता है, एनिमल वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखोगे ये कल्प वृक्ष है, ये कितना सारा आप देखोगे इंपॉर्टेंस है इसका। और इसी ट्रीज़ को काटा जा रहा है क्योंकि एकदम ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं ये ट्री, आउटसाइड फॉरेस्ट जो होते हैं ना, फिर इनकी आप देखोगे फेलिंग चल रही है क्योंकि सरकार सोलर या फिर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन करना चाहती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि आप सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो, बट खिजड़ली को मत काटो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको लेके वो लोग चाहते थे कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले सरकार, खिजड़ली को ना काटे। तो इसलिए आप देखोगे उन्होंने पूरा ये आंदोलन शुरू करा है एक हफ्ते से। तो पहले आप देखोगे कलेक्ट्रेट के पास था, वहाँ पे शुरू करा, फिर उन्होंने एक बिश्नोई का जगह होती है उनका, एक स्थल है, वहाँ पे आप एक इकट्ठा होने लग गए। और वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही भारी मात्रा में जो बिश्नोईज़ हैं, ये कहाँ मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, सब जगह से आए और वहाँ पे आप देखोगे बड़ा आंदोलन टाइप का बन गया है। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको सबसे पहले बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो बिश्नोई शब्द है ये आया ही कहाँ से है, बिश प्लस नोई। हिंदी में नोई का मतलब होता है 9 और बिश का मतलब होता है 20। तो ये 20+9 29 टेनेट्स हैं, 29 एक तरीके से कमांडमेंट्स हैं जो इनके गुरु जो थे जम्बेश्वर जी महाराज या फिर जम्बो जी ने जब ये एक नया पंथ बनाया था, बिश्नोई पंथ बनाया था 1485 में, तब ये दिए थे। उन्होंने बोला था कि जो भी कोई बिश्नोई आइडेंटिफाई करेगा वो ये 29 टेनेट्स को फॉलो करेगा। मोस्टली ये जो टेनेट्स हैं ये बेसिकली इको जो फ्रेंडली लाइफस्टाइल होता है कि आप पर्यावरण को बचाओगे, आप पेड़ को नहीं काटोगे, आप एनिमल्स की किलिंग नहीं करोगे, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल लोगे, इंटॉक्सिकेशन वगैरह नहीं करोगे, है ना, और वायलेंस नहीं करोगे, आप कम्युनल हार्मनी वगैरह मेंटेन करोगे, तो इसके ऊपर होते हैं। इनफैक्ट ये बिश्नोई कम्युनिटी अपनी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो होता है, इको सस्टेनेबिलिटी जो होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी जो एग्रीकल्चर वगैरह से जो खेती होती है इसमें भी आप देखोगे इनका काफ़ी अच्छा कमाई होता है क्योंकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी को और ज़्यादा आप देखोगे, जम्बू जी जो थे ही, पर इसके अलावा आप देखोगे इनको ज़्यादा जो अपन बोलते हैं ना एकदम से नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन कब मिला था, जब 1763 में अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उन्होंने जोधपुर के महाराजा ने जब अपने सोल्जर्स को भेजा था वहाँ पे खिजड़ली के पेड़ों को काटने के लिए, तो अमृता देवी बिश्नोई ने खुद की 2 लड़कियां, डॉटर्स, प्लस आप देखोगे 363 विमेन जो थी उनके साथ मिलकर चिपकू आंदोलन किया था, जहाँ पे वो पेड़ से चिपक गई और उन्होंने बोला जोधपुर के महाराजा को कि अगर आपको पेड़ काटने तो हमें भी काटना पड़ेगा। और लिटरली उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी 363 लोगों के साथ इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ खिजड़ली, ठीक है। तो खिजड़ली के इंपॉर्टेंस के लिए फिर से आप देखोगे ये आंदोलन शुरू हुआ है जहाँ पे वो रिटर्न आश्वासन चाहते हैं कि आप हमारे पेड़ों को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आप देखोगे कि एक जो थोड़ा सा और बड़ा आर्टिकल आया था वो मतलब जैसे रणथंभौर में उन्होंने अभी है ना दिव्यांग फ्रेंडली जीप बना दी है ताकि वो भी सफारी वगैरह कर पाएँ। फिर वो दाल वगैरह होती है उसका इंपॉर्टेंस बताया है ना, अलग अलग दालों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप देखोगे सर्दियों में आप है ना उड़द की दाल खाते हो क्योंकि बहुत गर्म करती है, मसूर की दाल हल्की रहती है तो बीमारी वगैरह में खिचड़ी के साथ मिला के खिलाई जाती है। फिर चना दाल जो होती है उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है। अरहर की दाल जो होती है उसमें भी आप देखोगे थोड़ी सी ताकत आ जाती है। मसूर की दाल जो होती है वो थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना खून की कमी जब हो रही है उसमें आयरन होता है तो उससे आपका खून की कमी जो होती है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मेजर न्यूज़ आर्टिकल थे सॉरी, जो मुझे आपको बताने थे। और इसके अलावा तो मुझे लगा नहीं था कि हाँ आपके ऐसे कुछ मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो मतलब गए हैं। हाँ, मेजरली तो ये था। और आपको पता है कि परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आया था। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार अलग अलग स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स थे उनसे चर्चा करी थी, ठीक है। और अफीम की जो खेती है, अफीम डोडा वाली, अब वो सरकार की निगरानी में जो होती है, एमपी, राजस्थान और है ना ये गुजरात के कुछ इलाकों में, अब वो आप देखोगे उसकी पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद आप देखोगे अफीम की खेती से वो लोग अफीम डोडा और ये सब निकालते हैं। तो वो भी एक न्यूज़ आर्टिकल था, है ना। और बस आई थिंक आपका मोटा मोटा तो यही था। और सीपीआई से रिलेटेड कि सीपीआई में क्या क्या नया ऐड हुआ है वो एक बार आपको मैं बता देती हूँ कि सीपीआई जो है अपने आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे जीडीपी का भी नया डेटा आएगा और सीपीआई को भी नया कराया जा रहा है। इसमें 2024 को बेस ईयर माना जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जो वेटेज होता है अलग अलग आइटम्स का वो कम चेंज हुआ है। जैसे फूड का वेटेज पहले 45 था, अब वो 36% रह जाएगा। हाउसिंग का वेटेज 21% था, वो 17% के आसपास रह जाएगा। फिर अब इसमें जो है आपने क्या करा है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है गाड़ी वगैरह का, वो 8% के आसपास आ जाएगा। 6% आपका जो अपना कपड़े और फुटवेयर होता है ना उसमें चला जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आप देखोगे 6% के आसपास ही आपका हेल्थ में जाएगा, 3% आपका एजुकेशन के आसपास कहीं चला जाएगा, ठीक है। पर्सनल केयर जो होता है साबुन शैम्पू इन सब में आपका 5% चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे आपके जो चीज़ें हैं वो आपने अलग कर दी, क्योंकि आपको पता है कि अब लोग पर्सनल ग्रूमिंग और केयरिंग वगैरह पे, सैलून सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे 3% कम्युनिकेशन गैजेट्स वगैरह पे, जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं उस पे, 1.5% आपका मनोरंजन पे, कि आप हर हॉल में जाके मूवी देख रहे हो, ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। और ठीक है, ओल्ड टैक्स रजीम तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्पाइस सैटेलाइट के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये मेजरली कुछ आर्टिकल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। तो ये राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर से जो कुछ आर्टिकल्स थे नए वो हैं। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या करा है, जो आपका 1 और 3 फरवरी के कुछ आर्टिकल्स थे वो ले लिए। ऑल्दो मैंने ये न्यूज़ पहले भी कवर कर दी है दूसरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में, लेकिन फिर से बता देती हूँ। आपको पता होगा कि यूएस ने अभी तक इसकी पूरी डील की जो फाइन प्रिंट है, डिटेल्स है, वो नहीं आई है, बट यूएस ने बेसिकली इंडिया के ऊपर टैरिफ हटा दिए थे इस प्रॉमिस में। 25% टैरिफ तो रशियन ऑयल पे लगे थे, तो उन्होंने इंडिया से प्रॉमिस लिया कि अब रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे, तो 25% टैरिफ वहाँ से हटा दिए, और जो बचा हुआ 25% था उसमें आप देखोगे उसको 18% तक ले आए हैं, ये कह के कि इंडिया जो है वो यूएस से भी $500 बिलियन तक का सामान खरीदेगा, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, हर तरीके के गुड्स होंगे। और इसके बाद अब क्या होगा कि इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट पे आ गया है। जैसे वियतनाम, बांग्लादेश जिन्होंने डील कर रखी थी 19 18% की, इंडिया अब उनसे भी कम पे आ जाएगा, 18% के आसपास, है ना। ईयू वगैरह के साथ भी आप देखोगे इन 15% हो जाएगा। ईयू और ऑब्वियसली यूके वगैरह के कंपैरिजन में तो हम अभी ज़्यादा हैं, लेकिन आप बाकी कंट्रीज़ देखोगे, ब्राज़ील, चाइना जो 37 है ना, 30-20 पे ऑपरेट कर रहे थे, अब उसके खिलाफ क्या होगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट होंगे यूएस में सस्ते हो जाएंगे। तो चाइना+1 स्ट्रैटेजी जो थी, जहाँ पे आप है ना सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, चाइना को सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, तो वो एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चाहे एनर्जी हो, एलएनजी हो, टेक्नोलॉजी हो, कोल हो, एग्रीकल्चर हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया जो है उसने बोला तो है कि वो यूएस से खरीदेगा $500 बिलियन के, लेकिन बाकी इसमें आगे क्या होगा वो हमें बाद में देखने को मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इन टैरिफ के बाद से इंडिया यूएस का जो ट्रेड था वो काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ, डीपर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, हम पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी वो नहीं लगेंगी, तो वो एक चीज़ है जो इंडिया मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा है, ओके। और ये शांति बिल वगैरह में भी आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें इंपोर्ट्स वगैरह करने होंगे, उसमें भी यूएस बोल रहा है कि हम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और इंडिया जो है बेसिकली आपको पता है जो हमारे यहाँ पे मिल्क होता है, पोर्क होता है ना, कॉर्न होता है, फ़िश होता है, इन सब देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यूएस से जो बहुत सारा प्रोडक्ट आता है एग्रीकल्चर, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इंडिया में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे खाने की कोई भी क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉटन में आप जीएम सीड्स यूज़ करते हो। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया जो होता है रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हम इस कंट्री से लें, समझ रहे हो आप। तो वो एक चीज़ है जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है व्यापार बढ़ जाता है, आपका शेयर बाजार में उछाल आ जाती है, वो सारी चीज़ें आपको उस दिन देखने को मिलेंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो देखो ऑयल में ऑलरेडी इंडिया ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन अभी हम रशिया पे ओवर डिपेंडेंट हो गए थे। तो अब क्या होगा कि यूएस में जैसे शेल ऑयल वगैरह होता है, और अब जो वेनेजुएलन ऑयल भी आ रहा है, तो उसको लेके आप देखोगे यूएस के साथ काफ़ी अच्छा हमें डील मिल जाएगा। इससे ये हो जाएगा एक तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा, तो मिडिल ईस्ट के साथ भी हमें नेगोशिएशन करने में ईजी होगी कि वो हम पे जो एशिया प्रीमियम लगाते हैं वो भी तो उनको कम करना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि हमारे पास ऑलरेडी यूएस है जहाँ से हम ये सस्ता तेल खरीद सकते हैं, ठीक है। और एशिया जो अब अमेरिका है वो अपनी गैस को भी डिस्काउंट पे दे रहा है, ठीक है। तो इतनी दूर से आने के बाद भी आप देखोगे वो हमें कतार के बराबर प्राइसेस पे ही पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है, क्योंकि इंडिया इतने सालों से वेस्ट एशिया से सामान ले रहा है, तो वहाँ का जो क्रूड होता है, जो गैस होता है, उसका पर्टिकुलर ग्रेड होता है, उसकी पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके लिए हमारी रिफाइनरीज रेडी होती हैं। तो अभी हमें वापस से वेनेजुएला और यूएस के हिसाब से अपने रिफाइनरीज को एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ओवर द ईयर्स ये हो जाएगा, काम इतना मतलब कठिन नहीं है, ठीक है। और आप ये देखोगे ट्रंप ने इंडिया को कंसिस्टेंटली टैरिफ किंग कहा था, क्योंकि इंडिया ने जो था बहुत सारे आइटम्स पे आपको पता है कि टैरिफ्स लगा रखे थे, लेकिन इस बजट में आपको पता है कि उन्होंने हार्ली डेविडसन वगैरह जो जाएगा उस पर भी हम देख रहे हैं कि टैरिफ वगैरह का रिडक्शन किया है, ठीक है। और बोर्बन विस्की जो जाएगा उस पर भी हमने जो टैरिफ था वो 150 से 50% कर दिया है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एग्रीकल्चर टैरिफ्स होते हैं वो तो रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। वो आपको पता है कि जैसे इंडिया है, अब वहाँ पे ना वेजिटेबल ऑयल्स, एप्पल, मेज़, है ना, मोटरसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, फ्लावर, नेचुरल रबर, है ना, आपका अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वॉलनट्स, रेजिन्स, इन सब पे आप देखोगे इंडिया ने काफ़ी टैरिफ्स लगा रखे हैं ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा सकें, ओके। और
यहाँ पे एज सच और कुछ तो नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मरीन प्रोडक्ट्स जो थे हमने इधर उधर शिफ्ट कर दिए थे, फुटवेयर भी हमने इधर उधर शिफ्ट कर दिया था, है ना। टेक्सटाइल्स जो थे, जो हमारे बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट्स जो यूएस में जा रहे थे वो हमने इधर उधर डाइवर्सिफाई कर दिए थे, ताकि ट्रम्प का जो इफेक्ट है वो हम पे कम ही हो, ठीक है। और एलपीजी की डील या एलएनजी की जो डील हमारी ट्रम्प के साथ हुई है 10 सालों वाली, उसमें यही है कि 2.5 मिलियन टन के आसपास हम पर एनम एलपीजी जो होगा वहाँ से लेंगे। और एलएनजी का रिक्वायरमेंट आपको पता है इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। फिर आप देखोगे ये बजट को लेके कुछ आर्टिकल था, पर बजट पे हमने ऑलरेडी इतना डिस्कशन कर लिया है कि हम इस पे अब कोई डिस्कशन नहीं लेंगे। ग्रोथ हो जाएगा, फिस्कल प्रूडेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, है ना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। ये सरकार का बेसिकली मोटो है पूरे बजट का, ठीक है। वुमेन प्रीमियर लीग, आपको पता है कि वुमेन प्रीमियर लीग जो थी, इसका कहीं ना कहीं ये अभी चालू हुई थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जैसे मेंस का जो प्रीमियर लीग होता है, इंडियन प्रीमियर लीग तो बहुत टाइम हो चुका है। वुमेन प्रीमियर लीग के आई थिंक 5 संस्करण, इसमें 5 टीमें हैं, 3 संस्करण कुछ हो चुके हैं। और इसमें आप देखोगे लगातार आई थिंक बैंगलोर शायद जीतता हुआ आ रहा है, दिल्ली कैपिटल्स जो थे वो जीतते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल और बैंगलोर के बीच में आई थिंक ये 1 मिनट, बैंगलोर या दिल्ली, इनमें से कोई दो टीम्स हैं जो आप देखोगे जीतते हुए आ रही हैं, है ना। और इसके बाद आप देखोगे कि ये तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें 57,000 करोड़ दिए हैं, बेसिकली दिल्ली को दिए हैं, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेटर करने के लिए, रेजिलियंस बनाने के लिए, और जैसे ट्रांस टर्मिनल लिंक वगैरह जो जाएगा उसको बेटर करने के लिए। फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिवाइव करने की बात चल रही है। देखो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या होती है, बेसिकली ऐसा मानो कि 1961 में एक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। इसको नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी, जिसमें सारी पार्टी, सारी स्टेट्स, है ना, सबका रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे आप यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना, अखंडता, इस सबको प्रमोट कर सको इंडिया के अंदर। और ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है 2013 के बाद से, तो इसको वापस रिवाइव करने की बात चल रही है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो कोई लेजिस्लेटिव स्टेटस है ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, प्योरली एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो अपन होता है ना ब्रदरहुड हो जाएगा, यूनिटी, इंटेग्रिटी, आपका फ्रीडम, एक सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, उन चीज़ों पर बात करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और ये एक आर्टिकल आया है कि कैसे जो पॉलिटिकल डोनेशंस देते हैं उनको ये मिलता है ना, टैक्स में छूट मिलती है, तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज कॉर्पोरेट नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स हैं। तो ये तो कुछ आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए। कास्ट सेंसस में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि कास्ट है ना आपकी बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन पे ली जा रही है, बट क्योंकि ये कास्ट सेंसस से आप आगे जाके स्कीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, लोगों को रिजर्वेशन वगैरह का बेनिफिट दोगे, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे सिर्फ लोगों की कही भी बातों पर भरोसा कर सकते हो, इसके लिए कोई वैलिडिटी प्रूफ होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बोला है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आपको कोई ना कोई वैलिडेशन लेना पड़ेगा। कोई अगर बोलता है कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन में मैंने आपको पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल बताया है, ठीक है, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। इसमें जैसे राजस्थान जो है इसको नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो एरिया जो था वो 15% से 10% हो गया है, प्लस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो उसका जो क्राइटेरिया था वो आप देखोगे बड़ा था ना, 12.5 से 15, उसमें भी हम लोग हार गए हैं। फिर हमारा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है वो भी कम है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो वो आप देखोगे करके 5.93 के आसपास, पहले जो 6% था, तो हमारा जो शेयर है वो कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एंड एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। फाइनेंस कमीशन में पहले बता दिया है वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन क्या है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कौन सी स्टेट्स को फ़ायदा हुआ है, कौन सी स्टेट्स को नुकसान हुआ है, फिजिकल पॉपुलिज्म हो जाएगा, सनसेट क्लॉसेज हो जाएगा, है ना, ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स वगैरह हो जाएंगे, तो वो सब है। बजट के बारे में भी हमने इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग से पूरा एक वीडियो है, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मिसिंग है, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी से लेकर आपके बाय बैक क्या होता है शेयर्स का, रिटर्न स्वॉप्स क्या होते हैं, हर चीज़ कवर करी गई है, इवन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बलूचिस्तान में एक आर्टिकल है कि यहाँ पे वॉयलेंस है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बलूचिस्तान का पूरा इशू क्या है, इसको ऐसे समझो जैसे ये इंडिया है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये जो पाकिस्तान है जहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, जहाँ पे कराची वगैरह आता है, ये है आपका बलूचिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है। अब बलूचिस्तान नीचे वाला हिस्सा है जो बेसिकली यहाँ से जुड़ता है, अरेबियन सी से जुड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह भी मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। बट बलूचिस्तान सबसे बैकवर्ड, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे पार्लियामेंट में भी, चुनावों में भी, वो भी काफ़ी कम है। प्लस आप देखोगे इस एरिया का डेवलपमेंट भी कम है उस हिसाब से जितना ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके रिसोर्सेज यहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, तो उस वो कॉरिडोर में भी आप देखोगे मेजर बेनिफिशियरी बलूचिस्तान को होना चाहिए था, लेकिन जो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे वो चाइनीज़ कंपनीज़ को दे दिए गए। और
जो सारा काम है वो चाइनीज़ वर्कर्स ने किया। तो यहाँ के लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड ही रह गए, वहाँ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो पॉवर्टी में भी हैं अभी, है ना? तो इसको लेके और यहाँ पे यूथ जो कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेके आप देखोगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट्स है, यहाँ पे खुद की बलोच आर्मी है, वो खुद से एक नया बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनको, तो वो एक आउटरीच है इनका, मतलब होता है ना पाकिस्तान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जैसे बस कैप्चर कर ली, ट्रेन कैप्चर कर ली, पाकिस्तानी सोल्जर्स की हत्या कर दी, तो यहाँ पे ये सब काफ़ी सब चलता रहता है। और ये बलूचिस्तानी है जो अफगानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन शेयर करता है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन आप देखोगे बलोच पीपल जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है और बहुत कम रिसोर्सेज इनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आप देखोगे ये पूरा इशू चल रहा है, ठीक है। अब एक है ना याचिका दायर करी थी जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग हैं, एक क्लास एक्शन सूट फाइल हुआ है यूएस में कि ये जो व्हाट्सएप होता है, जो बोलते हैं ना आपका एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, कि आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जो की होती है या तो आपके पास होती है या फिर जो दूसरा बंदा जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि नहीं, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स मैसेजिंग कर रहे हैं और ये यूज़र का डेटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेटा के पास सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं उसका एक्सेस है। इसमें इंडिया की भी एक अलका गौर है, उन्होंने भी आप देखोगे इस क्लास एक्शन सूट में फाइलिंग करी है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखोगे केस पेंडिंग चल रहा है मेटा के खिलाफ। एक तो ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेके ही इसमें चल रहा है, ठीक है। इंडिया में भी चल रहा है ये केस पेंडिंग। और इसमें क्या होता है, जो ये प्राइवेसी बीच का वो लोग क्लेम लगा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है ना, वो लोग फुल प्रूफ बोलते हैं कि हम आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मेटा इनफैक्ट आपके सारे कम्युनिकेशन को स्टोर करता है, एक्सेस करता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है, आपके इवन प्राइवेट कम्युनिकेशंस को भी, ठीक है। और मेटा साफ साफ इनकार कर रहा है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, ये जो मैसेज होता है एक कोड बन जाता है और ये कोड जो होता है सिर्फ उसी एंड पे डिसाइफर हो सकता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो ये लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनको ये पक्की खबर मिली है कि मेटा जो है उसने क्रिप्टोग्राफर बिठा रखे हैं, जो कि क्लेप्टोग्राफिक बैकडोर करके एक मेथड होता है जिसमें वो लोग बेसिकली बाईपास कर सकते हैं इस इंस्क्रिप्शन को, ताकि वो प्राइवेट मैसेज पढ़ सकें। तो वो ये टेक्निक अपनाते हैं ताकि वो उस डेटा को स्टोर करके एनालाइज करके एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वो याद है कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला पूरा स्कैंडल हुआ था, वो भी उसमें भी फेसबुक इन्वॉल्व था। और अब है ना, अभी आपको पता होगा कि $5 बिलियन की पेनल्टी ऑलरेडी लगाई थी मेटा पे, ये बोल के कि आप है ना लोगों का डेटा जो होता है वो कंट्रोल करते हो, इन्फॉर्मेशन जो होता है कंट्रोल करते हो, ठीक है। और लोग ये जो है इन्होंने ट्रायल बाय जूरी मांगा है ताकि वो लोग है ना रिलीफ वगैरह पहुँचा सके लोगों को। व्हाट्सअप जो है वो पूरा का पूरा यही बोलता रहता है बार बार कि हम लोग आपके कोई मैसेज रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन किया तो आपके फ़ोन में होती है या फिर दूसरे वाले के फ़ोन में, उनके पास कोई एक्सेस नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया ना दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक इशू पेंडिंग चल रहा है व्हाट्सएप का। वो बेसिकली क्या हुआ था कि एक सरकार ने आईटी एक्ट जो था उसके अंदर एक आईटी इंटरमीडिएट के गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड निकाला था, जिसके अंदर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली जो वो होता है ना कि आप है ना आइडेंटिफाई कर सको, जैसे अपने यहाँ पे राइट्स वगैरह होते हैं, तो सरकार ने उनको बोला था कि जो भी फर्स्ट ओरिजिनेटर है उस मैसेज का वो हमें आइडेंटिफाई करके दो। उस पर सर व्हाट्सएप ने क्या बोला था कि हम आपके मैसेज पढ़ ही नहीं सकते, वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो हम आपको बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। और ऐसा उन्होंने हर कंट्री में कहा है बाय द वे, ठीक है। तो अगर ये साबित हो जाता है कि व्हाट्सएप आपके मैसेज पढ़ सकता था, तो ये जो दिल्ली हाईकोर्ट में पूरा केस चल रहा है राइट टू प्रिवेसी वाला, पुट्टास्वामी जजमेंट वाला, इसमें आप देखोगे व्हाट्सएप की तो बैंड बजने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे ये केस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसी समय क्या था, ये आपकी न्यूज़ नहीं है, उस समय की न्यूज़ है। बेसिकली अरब लीडर्स जो थे वो दिल्ली आए थे मीट करने के लिए, फॉरेन अरब लीग के। तो वहाँ पे आप देखोगे अरब दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ था। तो ये अरबिक लीडर्स क्या है, बेसिकली एक लीग ऑफ अरब नेशंस हो जाएगा, जो कैरो इजिप्ट में 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था ना, तभी आप देखोगे अरब लीग बनी थी। इसमें जितने भी आपके अरबिक नेशंस होते हैं ना, नॉर्थ अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट के, वो सारे इसके मेंबर्स हो जाएंगे। और ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कैरो इजिप्ट में है। ये बेसिकली अरबिक नेशंस के जो इंटरेस्ट होते हैं सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, उसको मतलब होता है ना प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये अब बहुत सालों बाद इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर नेशन है अरब लीग में, परमानेंट मेंबर इसलिए नहीं बन पा रहे। पाकिस्तान हमारी एंट्री ऑब्वियसली ब्लॉक करता है। और इंडिया अरब लीग्स का एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें इन तीनों ने प्रॉमिस किया, एक तो टेररिज्म के खिलाफ काम करने के लिए, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। और साथ में आप देखोगे जो सोमालिया में सोमाली लैंड बन गया है, लीबिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सूडान में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बोला है कि साफ साफ इंटरनल अफेयर्स में कोई भी आप देखोगे इंटरफेरेंस नहीं होगा, ओके। और अभी जो येमेन में पूरा इशू चल रहा है, सोमालिया में भी आप देखोगे जो सोमालीलैंड बना है उसको इसराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो कुछ कुछ आप देखोगे अलग अलग वहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। लीबिया में भी आपको पता है कि खलीफा हफ्तार हो जाएगा, जो मतलब बेसिकली लीबिया में भी क्या हो रहा है कि यूएई जो है ना वो बेसिकली सपोर्ट कर रही है, एक लीबिया नेशनल आर्मी है जो खलीफा हफ्तार लीड करते हैं, लेकिन वो आप देखोगे जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के अपोजिट है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है त्रिपोली में। तो हर जगह ये देखने को मिलेगा कि यूएई जो है वो फैक्शन ग्रुप्स जो हैं, जो अपोजिट है गवर्नमेंट के, जो एक्चुअली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली मतलब यूएस रिकॉग्नाइज्ड है, उसके अगेंस्ट आप देखोगे उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
और जैसे ये मैंने बताया ना, इजराइल इज़ द ओनली कंट्री जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ किया है, जो सोमालिया से अलग होके एक बताया ना नीचे वाला हिस्सा जो उन्होंने अलग से बना लिया है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो एक तो इन चीज़ों के खिलाफ है, दूसरा आप देखोगे कि सिविलियंस के खिलाफ कोई अट्रॉसिटीज़ होती हैं तो उसको वो लोग टैकल करना चाहते हैं। प्लस आप देखोगे रेड सी में जो ये अटैक्स हो रहे हैं हाउदी के द्वारा नेविगेशन वगैरह को ख़त्म करने के लिए, वो आप देखोगे वो थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ में आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें बहुत सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं, इंडिया ने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है, पर बहुत सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं जिनको इनविटेशन आया था यूएई सऊदी वगैरह को, उन्होंने वो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ कुछ था नहीं कि जो हमें याद करना पड़े। ठीक है, और इंडिया और अरब स्टेट्स के बीच में क्योंकि आप देखोगे तेल का रिश्ता है एनर्जी का रिश्ता है, तो काफ़ी $240 बिलियन के आसपास का टोटल मिला के ट्रेड होता है। ठीक है, हाँ, अब ये एक आर्टिकल था कि हर जगह आप देखोगे एआई का बूम आ रहा है। एआई की बूम से आप देखोगे आपके डैशबोर्ड में आपको एनालिटिक्स चाहिए है ना, आपके कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कंफर्ट कितना है। तो जैसे ही आप एआई एनालिटिक्स को अपने कार में इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल स्मॉल कार्स जो है वो भी आप देखोगे उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो सेमीकंडक्टर चिप्स हो जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ती है, फिर बैटरी जो स्टोरेज वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं उनके प्राइस हिट कर गए हैं बहुत ज़्यादा हाई। प्लैटिनम जो आपके ग्रुप के मेटल्स होते हैं, जैसे जिसमें आपका प्लैटिनम, रोडियम, पैलेडियम है ना, रुथेनियम, ये जो होते हैं बेसिकली आपके कैटालिटिक रिएक्टर्स होते हैं ना, जो आपको BS6 व्हीकल्स में चाहिए होते हैं, जो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड को N2 में कन्वर्ट करते हैं, हार्मफुल एमिशंस को कम करते हैं, ये उसमें चाहिए होते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे गाड़ियाँ और महंगी होती जा रही हैं। फिर आपको जैसे ड्रैम चिप्स होती हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वाली, जो आपका पूरा AI का डेटा या कार का डेटा रख के रखती हैं। ठीक है, तो ये इन चिप की शॉर्टेज पड़ गई थी कोरोना के टाइम पे भी, पर एसेंशियल होती हैं, तो इस वजह से आप देखोगे कार आपकी महंगी होती जा रही है ना। और चार धाम पे एक्चुअली एक वो आया था आर्टिकल उस समय, अभी फिर से न्यूज़ में तो नहीं है, पर चार धाम पे बोला जा रहा था कि नॉन हिंदूज़ की एंट्री बैन करी जा सकती है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के जो हेड्स होते हैं ना, बेसिकली उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि वो लोग ऐसा मतलब कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा, वहाँ के लोकल प्रीस्ट ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है, देखो बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है वो एक ट्रस्ट के अंदर आता है, और एक एक्ट बना था जिसमें बोला गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा एक ट्रस्ट संभालेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रस्ट होता है ना, हाँ, ये मान के चलो जो जो भी इसके फंड्स वगैरह आते हैं वो भी आप देखोगे बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम पे ही आ रहे हैं, लेकिन उनको जो संभालने का काम होता है वो बेसिकली इस ट्रस्ट का काम होता है। ठीक है, और ये बेसिकली BKTCA करके ट्रस्ट या कमेटी मान लो, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी बोलते हैं, ये इस पूरी इसी को संभालती है। अब इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इसके प्रेसिडेंट और 7 मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ठीक है, प्लस आप देखोगे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करती है। अब ये जो कमेटी होती है फिर आगे जाके ये बेसिकली मंदिर के जो प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट, डेप्यूटी प्रीस्ट, असिस्टेंट प्रीस्ट, ये सारी पोजीशंस जो होती हैं इसको फिल करती हैं। ठीक है, कमेटी जो होती है रिपोर्ट भी देती है एडमिनिस्ट्रेशन की टेंपल अफेयर्स का कैसे चल रहा है गवर्नमेंट को, जब वो मांगती है। ठीक है, अब डिवोटीज़ के राइट तो हमें पता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के अंदर आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने आप देखोगे एक मंदिर था स्वामी टेम्पल जी का मंदिर जो था बेसिकली डिंडीगुल में, वहाँ पे भी नॉन हिंदूज़ की जो एंट्री थी उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो सैंक्टिटी ऑफ जो फेथ होता है उससे रिलेटेड था। और यहाँ से पूरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, जैसे संथारा हो जाएगा, संलेखना हो जाएगा जैन प्रैक्टिस में, है ना, फास्टिंग अनटू डेथ वाला हो जाएगा, या फिर मुस्लिम्स में अपन बोलते हैं ना वो, तो जैसे ट्रिपल तलाक का जब इशू आया था तब जैसे मुस्लिम्स के जो बॉडीज़ थी उन्होंने बोला था ये हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसमें आया ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, ऐसी प्रैक्टिस जिसके बिना वो रिलीजन अधूरा है, जिसके बिना आप देखोगे कि मतलब कोई भी जो रिलीजन होगा अगर वो प्रैक्टिस हटा दो तो वो बंदा जो है विल स्टॉप बिलोंगिंग टू दैट रीजन। वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि वो एसेंशियल है। तो अगर आप किसी चीज़ को एसेंशियल प्रैक्टिस बोल रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके बिना रिलीजन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में आप देखोगे ट्रिपल तलाक फाइनली बैन हो पाया था, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था। ठीक है, तो सबरीमाला हो गया, यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा जो थे वो बेसिकली ब्रह्मचारी थे, तो वो वाली सारी चीज़ों में आप देखोगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का नाम आपको बार बार देखने को मिलता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और फाइनेंस कमिश्नर ने डिस्कॉम्स को लेकर प्राइवेटाइजेशन की बात करी, उन्होंने बोला कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ, इनका जो जितना भी डेट है वो सबको लो, वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह जो हैं उसको पार्क करो, एसेट मोनेटाइजेशन करो, क्योंकि ऐसी हालत में तो कोई इनको नहीं खरीदेगा। ठीक है, और ये बजट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, राफा क्रॉसिंग के बारे में हमने बात कर चुकी है। ये एक न्यूज़ थी जो आपसे पूछी जा रही थी, अभी ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे आइस आउट जो इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली यूएस में जो होता है ना, जो उनको लगता है कि नॉन यूएस सिटीजन टाइप के लग रहे हैं, उनके ऊपर
अटैक करके उनको बाहर वापस डिपोर्ट करने की बातें करते रहते हैं। तो उसको लेके कैंपेन चला था। बैड बनी जो पोर्टो रिको के एक स्पेनिश सिंगर हैं, ठीक है, जो हिप हॉप और ऐसे रॉक म्यूज़िक को मिला के उनके गाने काफ़ी फेमस हैं, तो उन्होंने भी आइस आउट का पूरा कैंपेन चला रखा था। दलाई लामा जी को 90 में भी फर्स्ट ग्रामी मिला है बेस्ट ऑडियो बुक के लिए, उसमें नरेशन किया है, स्टोरी टेलिंग वगैरह किया है, ठीक है ना। और मतलब इसमें काफ़ी सारे आपको अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक न्यूज़ था जो अभी आई थिंक इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछा जा रहा था, ठीक है। और हाँ, बस अब इंडिया जो है वो F1 जो रेसिंग होती है ग्रैंड प्रिक्स इवेंट, इसको वापस से इंडिया में लाने की बात कर रहा है। 2011 के बाद ये इंडिया में कभी आ ही नहीं पाया था, इसलिए नोएडा में जो ट्रैक है उसको प्रॉपर्ली तैयार किया जा रहा है। तो ये मेजरली आई थिंक आज के सारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे। तो आज के भी, फर्स्ट के भी, थर्ड के भी मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी छूटने नहीं दूंगी, तो सच में विश्वास रखो नहीं छूटने दूंगी। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, लेकिन करवा दी जाएगी। बजट का सेशन ज़रूर देख लेना। और ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर पसंद आया हो, क्योंकि इसमें सारे मुद्दे डिस्कस करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि वही एक इंस्पिरेशन है। फिर से मिलेंगे एंड थैंक यू।